हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। और अगर आप यहाँ पे पहले ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होता क्या है, तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने वांटेड पोर्शन को इंक्लूड कर लेते हैं और अनवांटेड पोर्शन को एक्सक्लूड कर लेते हैं। बस यही होता है सिलेक्शन बनाना, और कोई खास कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर इस सेम प्रोसेस को किसी हैवी शब्द का यूज करके आप सभी को बताना चाहूँ, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले कि कैसे हम लोग मास्किंग करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। और यहाँ पर हम लोग मास्किंग या फिर सिलेक्शन बनाने के लिए टूल्स का यूज लेते हैं, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो जनरली यहाँ पर हमें 3 टूल्स देखने को मिल जाते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, जो कि क्वालिफायर्स, पावर विंडो और मैजिक मास्क। हम लोग इन 3 टूल्स का यूज करके सिलेक्शन या फिर मास्किंग करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर इन तीनों टूल्स को कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने पावर विंडो की बात कर ही दी है, तो इस वजह से हम लोग इस वीडियो के अंदर ट्रैकिंग को भी सीखने वाले हैं। तो पावर विंडो वाले पार्ट के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग को भी सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरऑल मास्किंग और ट्रैकिंग को सीखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत कुछ है आज इस नए वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर डाउनसी रिजॉल्व खोल रखा है। तो यहाँ पर मास्किंग और ट्रैकिंग से पहले यहाँ पर हम लोग कलर वॉलपेपर को कवर अप करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग मास्किंग और ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि कलर वॉलपेपर को हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसी चीजों को पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो याद कीजिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोग ने कर्व्स के बारे में सीखा था, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। मैंने यहाँ पर इन 7 कर्व्स के बारे में आपको बताया था। मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग के 4 कर्व्स का यूज करते हैं, ये जो कस्टम कर्व है और यहाँ पे U वर्सेस U, U वर्सेस लुमिनेंस, U वर्सेस सैचुरेशन, इन कर्व्स का हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। और कर्व्स हमें थोड़ा सा ऐसा वर्सेटाइल कंट्रोल देते हैं। मैंने ऐसी सारी चीजें बताया था, मैंने ऐसी सारी चीजें आपको बताई थी, और इनके फंक्शनिंग के बारे में आपको मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको याद कीजिए पिछली वीडियो के स्टार्टिंग में कस्टम कर्व को बताया था कि कस्टम कर्व में हमें थोड़ी सी ऐसा इंडिपेंडेंस देखने को मिल जाती है, और ये वर्सेटाइल चीज है। जैसे कि हम लोग अपने कस्टम कर्व में चाहें तो लिफ्ट, गामा, गेन, ऑफसेट और ये कॉन्ट्रास्ट वाले काम को एक ही जगह पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम को एक जगह पे कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ आपको बताया था कस्टम कर्व के बारे में, ठीक। तो मैंने आपको कुल मिला के पहले प्राइमरीज के बारे में बताया कि इनको हम कैसे क्या यूज करते हैं, फिर इन सारी चीजों को हम लोग एक जगह पे कैसे क्या यूज कर सकते हैं कस्टम कर्व में, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग U वर्सेस U, U वर्सेस सैचुरेशन और U वर्सेस लुमिनेंस वाले कर्व को एक जगह कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो एक जगह हमारी कलर वॉलपेपर है। हम लोग यहाँ पर U वर्सेस U, U वर्सेस सैचुरेशन, U वर्सेस लुमिनेंस, इन तीनों का काम एक जगह पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग को पहले क्या करना रहता था कि हम लोग को किसी ह्यू को ऐसा चेंज अप करना रहता था, तो हम लोग उस पर्टिकुलर ह्यू को यहाँ से नहीं तो यहाँ से ऐसा पिकअप करते थे, और यहाँ से कर्व को ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी ऐसा करते थे वैसे कलर चेंज हो जाते। जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर को चेंज करना है, ठीक। यहाँ पर मुझे अपने सिलेक्शन को और थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं इनपुट ह्यू को ऐसा इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ इतना कर देते हैं, इससे भी कुछ इतना कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं इस बीच वाले डॉट को ऐसा पकड़ के यू रोटेशन की वैल्यू को कम ज़्यादा करूंगा, तो यहाँ पर ऐसा कलर हमारा चेंज अप होगा, ठीक है। और कलर के सिलेक्शन को इंक्रीज करना है, तो हम लोग यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं इन दोनों डॉट्स को, यानी कि रेंज वाले डॉट्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके। हाँ, तो ऐसे हम लोग एक कलर को दूसरे कलर में ऐसा चेंज करते थे यू वर्सेस यू पे आकर, ठीक है। और इसी सेम काम को मैं आपको एक बार अब कलर वॉलपेपर पे करके दिखाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस ब्लू कलर पे वर्क करना है, ठीक है। मैं कलर वॉलपेपर को बड़ा ही कर लेता हूँ, कुछ इधर कर लेते हैं इसे, 1 मिनट में इसको कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना था, इस ब्लू कलर को मुझे यहाँ पर चेंज करना था। तो अब कलर वॉलपेपर को आप ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पर ब्लू कलर के पास अपने क्वालिफायर को ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसा मतलब क्रॉस हेयर जैसी चीज देखने को मिल रही है, और यहाँ पर एक डॉट पे येलो कलर की ऐसा स्क्वायर को दिखाया जा रहा है। इससे हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैं क्वालिफायर से जिस ब्लू कलर की तरफ जा रहा हूँ, वो ब्लू कलर कहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली ये प्रेजेंट वहां पर है जहां पर हमारा क्रॉस हेयर दिखाया जा रहा है, और कलर वॉलपेपर वाले डॉट में ये ब्लू कलर, वो जो येलो कलर का स्क्वायर बॉक्स दिखाया जा रहा है, ये वहां पर प्रेजेंट है। तो कलर वॉलपेपर हमें ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर ये समझ लिया कि यहाँ पर कलर वॉलपेपर पे कलर की रेटिंग कैसे क्या होती है, ठीक है। अब कुछ करके देखते हैं, कलर को चेंज करके देखते हैं, ब्लू कलर को चेंज करते हैं, ठीक। तो ब्लू कलर को कैसे चेंज करेंगे, तो एक बार मैं यहाँ पर ब्लू कलर पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, और अब मैं इसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे करता हूँ, तो देख रहे हैं ये कलर चेंज हो रहा है कुछ ऐसे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐसा ब्लू कलर को चेंज करता हूँ।
तो ये ब्लू कलर कुछ समथिंग यहाँ पर आ रहा था, तो मैं इसके डॉट को ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे रोटेट करूंगा तो वहां का कलर ऐसा चेंज होगा। जैसे कि मैं इसे एक बार फिर से मास्टर रीसेट करता हूँ, ठीक। ये ब्लू कलर का डॉट ओके इस वाले डॉट पे आ रहा था, तो मैं इसे थोड़ा इधर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर पिंक या फिर मैजेंटा कलर में चेंज हो गया ब्लू कलर का, तो मैं इसे इधर की तरफ लेके जाता हूँ तो यहाँ पर ये रेड कलर में ऐसा चेंज अप हो गया, ठीक। और मैं इसे अगर थोड़ा इधर लेके जाता हूँ तो ये येलो कलर में चेंज अप हो गया, और अगर मैं इसे थोड़ा ग्रीन कलर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये ग्रीन में चेंज अप हो गया, और फिर मैं इधर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये सियान में चेंज अप। तो ऐसे हम लोग कलर वॉर्पर का यूज करके ह्यू वर्सेस ह्यू वाला काम करते हैं, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पे ह्यू वर्सेस ह्यू वाला काम करके दिखा दिया कि ऐसे हम लोग यहाँ पर कलर को चेंज करने वाला काम करते हैं, ठीक। और अभी मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम लोग अपने फिर से कर्व्स पे आ जाते हैं, और उसके बाद मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में क्या करते थे, कोई सर्टेन कलर है उसकी हम लोग सैचुरेशन यानी कि इंटेंसिटी को ऐसा कम ज्यादा करते थे, ठीक है। हम लोग ह्यू से सैचुरेशन पे ये काम करते थे। चलो यार ये कलर वॉलपेपर पे करके दिखाओ, ओके दिखा देते हैं। तो मैं किसी दूसरी क्लिप पे ही आ जाता हूँ, यहाँ पर उतने अच्छे से मुझे जितना लगता है कि मैं जो करूँगा वो दिख नहीं पाएगा, तो मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे येलो कलर की इंटेंसिटी को ऐसा कम ज्यादा करना है, मैं आपको यही करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं कलर वॉलपेपर को ऊपर ले आता हूँ, तो ये काम हम लोग ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में कैसे क्या करते थे, किसी सर्टेन कलर को ऐसा पिकअप कर लेते थे। एक मिनट कलर वॉलपेपर को भी हटाना पड़ेगा, हाँ मैं कर्व्स पे आ जाता हूँ। ऐसे हम लोग यहाँ पर सर्टेन कलर को ऐसा पिकअप कर लेते थे, वो चीज ऐसा ह्यू वर्सेस सैचुरेशन के कर्व पे दिख जाती थी, और यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन की वैल्यू को ऐसे कम ज्यादा करते थे तो वो कलर ऐसा सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट हो जाता था। अब चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कलर वॉलपेपर पे, ठीक। तो यहाँ पर मैं कलर वॉलपेपर पे आ जाता हूँ, एक्सटेंड कर लेंगे इसको, ओके। तो यहाँ पर मैं इस कलर को सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करके दिखाता हूँ। तो कलर वॉलपेपर के अकॉर्डिंग ये वाला कलर कुछ इस वाले डॉट पे आ रहा है, तो इसको अगर मुझे सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करना है तो क्या करूंगा, सैचुरेट करने के लिए मैं इस डॉट को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाऊंगा तो यहाँ पे कलर सैचुरेट हो जाएगा, और इस डॉट को मैं अगर यहाँ पे बीच की तरफ ले जाऊंगा तो कलर यहाँ पे डिसैचुरेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर यूज से सैचुरेशन वाला काम करते हैं, यानी कि कलर को सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करने का। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग ह्यू वर्सेस लुमिनेंस वाला काम कैसे क्या करते हैं। तो हम लोग इसी कलर को ही पिकअप कर लेते हैं, तो इस वाले कलर का डॉट यहाँ पर आ रहा है, कुछ यहाँ पर, ओके। तो मैंने इस डॉट पे ऐसा क्लिक मार दिया, तो यहाँ पर हम लोग लुमिनेंस की यहाँ से वैल्यू को ऐसा कम ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पर कलर की लुमिनेंस कम ज्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक अब मैं इसे कम ज्यादा करता हूँ, ओके। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ल्यूमिनेंस पे वर्क करते हैं। तो कलर वॉलपेपर का बस यही फायदा रहता है कि जो काम हम लोग ह्यू सैचुरेशन ल्यूमिनेंस वाले ग्राफ पे ऐसा करेंगे वो सेम काम हमें एक जगह करने को मिल जाता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कर्व्स वाले पार्ट में ये भी बताया था कि हम लोग अपने सिलेक्शन की रेंज को थोड़ा सा और ब्रॉड भी बना सकते हैं, ये ऐसी सारी चीजों को भी कर सकते हैं, ये कैसे क्या होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको अब करके दिखाता हूँ, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले कलर वॉलपेपर पे ऐसा प्रॉपर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर कलर वॉलपेपर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कलर वॉलपेपर में ये यहाँ पे सफेद रंग की चीजें क्या देखने को मिलती है, ये चीज हमारी यहाँ पर वेक्टर स्कोप को दर्शाई जा रही है, जैसे कि मैं यहाँ पर वेक्टर स्कोप को भी खोल ही लेता हूँ, ओके। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वेक्टर स्कोप में भी कुछ ऐसा शेप हमें देखने को मिल रहा है जैसा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे वेक्टर स्कोप को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि 3 डॉट्स में आकर आप यहाँ पे स्कोप पे ऐसा इनपुट की जगह आउटपुट पे ऐसा क्लिक मार दीजिए, ऐसे यहाँ पे जो भी चेंज होगा तो वो स्कोप पे आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोने में ऐसा अलग अलग कलर चेंज अप होते जा रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये चीज यहाँ पे जैसा कलर चेंज अप हो रहे हैं ये काइंड ऑफ ऐसा कलर व्हील की तरह चेंज अप हो रहे हैं, यहाँ पे भी कलर ऐसा काइंड ऑफ कलर व्हील की तरह चेंज अप हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, पिंक या फिर मैजेंटा कलर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, पिंक, मैजेंटा कलर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पर काइंड ऑफ जो भी कलर हमें यहाँ पर कलर व्हील में देखने को मिलते हैं वही सेम कलर पैटर्न यहाँ पर भी ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पर वेक्टर स्कोप दिखाया गया है इसके बीच। और फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो मकड़ी जैसा जाना देखने को मिलता है ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या दर्शाता है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहली बात ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये किसी स्पेसिफिक कलर के पॉइंट्स को ऐसा दर्शा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई मतलब अलग कलर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ पहले छोटा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर उस कलर पे वर्क करके दिखाता हूँ जो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, येलो कलर प्रेजेंट है। तो येलो कलर कहीं कुछ यहाँ लोकेटेड रहता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर इस वाले डॉट पे आकर कुछ ऐसे चीजों पे वर्क करता हूँ, तो देख रहे येलो कलर
के आसपास के कलर पे ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहने का बस ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये स्पेसिफिक कलर को ऐसा दर्शा रहे हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मकड़ी से ऐसा जाला है इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पर डॉट्स ऐसे प्रेजेंट हैं, ये हमारे कलर सैचुरेशन को ऐसा डिनोट करती है, यानी कि ह्यू सैचुरेशन को डिनोट करती है। ह्यू सैचुरेशन में ह्यू और सैचुरेशन अलग अलग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी कलर के सैचुरेशन को ये डिनोट करती है। ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में ऐसा डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ पर ये जो रिंग वाले वे में ऐसा सर्कुलर या फिर रिंग वाले वे में जो भी ऐसा डॉट्स बने हुए हैं, ये स्पेसिफिक कलर को ऐसा डिनोट करती है। ठीक है, ये मुझे कैसे क्या पता चला? ये मुझे ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर 6 साइड्स वाला एक फिगर देखने को मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ऐसी सेम चीज मुझे यहाँ पर कुछ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर आप ऐसे अपने माउस को कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर सैचुरेशन रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे ह्यू रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं जैसे कि मैं चीजों को अनलिंक करके इंक्रीज करता हूँ, ह्यू रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। हाँ, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या चीज इंक्रीज हुई, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं 8 पे ऐसा करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज होगा इन अ सर्कुलर या फिर रिंग वाले वे में। ठीक, तो मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पर जो रिंग वाले वे में या फिर सर्कुलर वाले वे में जो डॉट्स दिए गए हैं वो कलर को डिनोट करते हैं, यानी कि ह्यू को। और फिर उसके बगल में यहाँ पर जो डॉट्स को मैं ऐसा इंक्रीज करता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर 16 कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल वे में डॉट्स दिखाए गए हैं ये सैचुरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक, तो मुझे ऐसे पता चला। ओके, और अभी मैं इन सबको अभी 6 पे कर देता हूँ और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि कब कितने डॉट्स के संग क्या वर्क करना है। ठीक, सबसे पहले इसके संग कुछ हम लोग वर्क करके देखते हैं कलर वॉलपेपर के संग। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पर आ जाता हूँ, पहले ज़ूम टू फिट कर लेते हैं। ओके, और इसे थोड़ा सा इधर की तरफ, 1 मिनट। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर कुछ वर्क करते हैं। ठीक, जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर को ऐसा चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्लू कलर का डॉट कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इस ब्लू वाले डॉट को इन सर्कुलर वे में रोटेट करूंगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले वे में, तो यहाँ पर ऐसा कलर रोटेट करेगा। जैसे कि ये यहाँ पर अभी ब्लू कलर के पास था तो ये मतलब ऐसा नॉर्मल दिख रहा है। अब इस ब्लू कलर को मुझे यहाँ पर पिंक कलर की तरफ ऐसे शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पिंक या फिर मेजेंटा की साइड आ जाऊंगा। और अगर मुझे इसे रेड कलर की तरफ ले जाना है तो मैं इधर की तरफ आ जाऊंगा, और येलो की तरफ जाना है तो इधर, ग्रीन की तरफ जाए तो इधर, और सियान की तरफ जाए तो इधर। जिस मतलब क्या हम लोग ने अभी तक समझा, जिस भी ह्यू को हमें जिस भी ह्यू की तरफ ले जाना है, बस उस कलर की तरफ आप इस डॉट को ऐसा पकड़ के उधर ऐसा ले जाइए। जैसे कि मुझे ऐसे ग्रीन की तरफ ले जाना है तो मैं इसे यहाँ पर इधर ऐसे ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ, तो एक चीज ऐसा ग्रीन में ऐसा कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ह्यू को चेंज करते हैं, और फिलहाल मैं यहाँ पर इसे रीसेट कर देता हूँ। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर इसे चेंज कर रहा हूँ तो ये काइंड ऑफ आप माउस से चेंज कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब कम देसी वाला यहाँ पे हिसाब हो जाएगा कि थोड़ा सा ज्यादा ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कम से चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है, तो सर्टेनिटी हम लोग कैसे यहाँ पे पाएंगे। ठीक, उसके लिए क्या करना है कि मैं इसको पहले कंट्रोल प्लस सेट करके वापस इसकी इनिशियल लोकेशन पे ले जाता हूँ। ब्लू कलर हमारा यहाँ पर है, ब्लू कलर पे पहले मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर ऐसा मैंने क्लिक मारा तो यहाँ पर ये ब्लू कलर वाला डॉट सेलेक्ट हो गया। और अब मैं यहाँ पर ह्यू की वैल्यू को ऐसा कम ज्यादा करूंगा तो ये काइंड ऑफ इन अ सर्टेन वे में कलर यहाँ पे ऐसा चेंज अप होगा। आप देख सकते हैं कि वो स्पेसिफिक डॉट मतलब रोटेट हो रहा है, और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आगे रोटेट हो जा रहा है, थोड़ा सा पीछे मूव हो जा रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही। तो कहने का ये मतलब है कि आप थोड़ा ऐसा सर्टेन वे में किसी कलर को ऐसा रोटेट करना चाहते हैं तो आप उस कलर के डॉट को पिकअप करके यहाँ पर ह्यू की वैल्यू को ऐसा कम ज्यादा करेंगे तो वो इन अ सर्टेन वे में ऐसा रोटेट होगा। और इसे मैं यहाँ से रीसेट कर देता हूँ। ठीक, और अब सैचुरेशन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक फंडा सैचुरेशन का पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जब भी कलर के डॉट्स को यहाँ पर इस बीच वाले पॉइंट में ले जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कलर डीसैचुरेट होने लगेंगे, और यहाँ पर इस कलर वॉलपेपर के डॉट्स में आप इन कलर डॉट्स को ऐसा बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो कलर सैचुरेट होने लगेंगे। चलिए कुछ करके देखते हैं। तो ब्लू कलर को डीसैचुरेट करके दिखाओ। ओके, कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर माउस का यूज करके कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस डॉट को ऐसा पिकअप करके इसको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक, तो यहाँ से ब्लू कलर फेड अप हो गया और व्हाइट कलर हल्का हल्का इंट्रोड्यूस होने लगा। ठीक,
तो ऐसे हम लोग यहाँ से कलर को डीसैचुरेट करते हैं या फिर फेड करते हैं, जो भी आप कह लीजिए। और फिर अगर मुझे इस कलर को फिर से सैचुरेट करना है तो क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं बस उस डॉट को ऐसा पिकअप मारूंगा और उसे मैं बाहर की तरफ ऐसा ले जाऊंगा, तो वो कलर ऐसा सैचुरेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियली ये कलर कुछ पहले यहाँ पे ऐसा स्टैंड आउट करता था, और जब मैं इसको ज्यादा सैचुरेट करने गया तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ऐसा स्टैंड आउट कर रहा है ये कलर। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कलर को सैचुरेट या फिर डिसैचुरेट करते हैं। पॉइंट को अंदर की तरफ ले जाएंगे तो डिसैचुरेट हो जाएगा, और जितना बाहर की तरफ लेके जाएंगे वो सैचुरेट हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है। और कलर को ऐसा चेंज करना है तो यहाँ पर ह्यू रोटेशन वाला काम करेंगे। वही स्पेसिफिक डॉट को ऐसा पिकअप करके उसको ऐसा मतलब घुमा देंगे तो यहाँ पे ह्यू रोटेशन वाला काम हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लीजिए थोड़ा सा सर्टेनिटी के संग या फिर प्रिसाइजली काम करना है तो आप इन स्लाइडर्स को ऐसा कम ज्यादा कर कलर या फिर सैचुरेशन को चेंज अप कर सकते हैं। और हाँ, ह्यू वर्सेस लुमिनेंस वाला भी काम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस कलर की लुमिनेंस को इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो लुमिनेंस वाला काम आप यहाँ से पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऐसा नहीं कर सकते। उसको करने के लिए आपको स्पेसिफिक यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया, तो उसकी मैं लुमिनेंस को ऐसा इंक्रीज करता हूँ, एकदम मैक्स पे ले जाते हैं, तो ऐसे हम लोग इसे ऐसा ब्राइट बना सकते हैं, ठीक। और अगर मैं इसको ऐसा डार्क ब्लू में ऐसा ले जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इसके उल्टे साइड में ऐसा ले जाऊंगा, तो ये कलर यहाँ पे ऐसा डार्क हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लुमिनेंस को कम ज्यादा करते हैं, और लुमिनेंस यहाँ पे अगर कम ज्यादा होगी तो वो इफेक्ट हमें यहाँ पर कलर वॉलपेपर के इस 6 साइडेड फिगर में हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, बेसिकली लुमिनेंस का कोई भी इफेक्ट हमें यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ से चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन एक ही जगह पर रहकर ऐसा वर्क करते हैं, एक जगह की यानी कि कलर वॉलपेपर पे हम लोग यहाँ पर ऐसे ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस को कंट्रोल करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर इन टूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरो टूल का तो आपको पता ही है, ये तो इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है ही नहीं, मैं मानता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो पिन और डी पिन का ऑप्शन है, ठीक, इसका यूज करके हम लोग ऐसा पॉइंट को ऐसा लॉक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसा लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स को ऐसा लॉक कर दिया इसको छोड़ के, ठीक। और अब यहाँ पर कर्सर को ऐसा पिकअप कर लेता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर इसके ऐसा पॉइंट को ऊपर नीचे करूंगा तो खाली ये वाला पॉइंट ही मूव होगा, ठीक है। ये उसके अगल बगल वाले पॉइंट्स ऐसा मूव नहीं होंगे। तो हम लोग पिन या फिर डी पिन के ऑप्शन से ऐसा पॉइंट्स को ऐसे पॉइंट्स की पोजीशन को लॉक कर देते हैं। ओके, और मैं इसे मास्टर रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर आ जाते हैं उस पॉइंट्स के ऑप्शन पे। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन को इंक्रीज करते हैं। वही मतलब मैंने जो आपको फंडा नहीं बताया था कि यहाँ पर पॉइंट्स बाहर की तरफ जाएंगे तो सैचुरेट होंगे, और अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ऐसा बीच वाले एरिया पे आके करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक मारते जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे कलर सैचुरेट हो रहे हैं। सैचुरेट मतलब कि पॉइंट्स यहाँ पर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सैचुरेट हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स का यूज करके चीजों को सैचुरेट करते हैं। और फिर उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर्सर को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ इतने पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और इन पॉइंट्स को छोड़ के मैं इनका इन्वर्ट सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे ऐसा क्लिक मारूंगा और फिर यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा पॉइंट्स का, ठीक। और जैसे कि यहाँ पर मैंने इन्वर्ट सिलेक्शन बनाया, मैं इन सबको ऐसा पिन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट सिलेक्टेड टू पिन पे ऐसा क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे सारे डॉट्स पिन हो जाएंगे ऐसे। और फिर मैं फिर से एक बार मास्टर रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल वे में सारे डॉट्स को ऐसा पिन अप करना चाहते हैं, यानी कि कॉलम वाले वे में डॉट्स को ऐसा पिन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ सकते हैं, सिलेक्ट पिन कॉलम पे। तो यहाँ पर मैं ऐसा इस वाले डॉट पे आकर ऐसा सिलेक्ट पिन कॉलम पे ऐसा क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर कॉलम या फिर हॉरिजॉन्टल वाले वे में ये सारे डॉट्स ऐसा ऐसा पिन हो जाएंगे। और रिंग वाले वे में यहाँ पर डॉट्स को ऐसा मैं पिन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसा क्लिक मारकर मैं यहाँ पर जितने भी रिंग्स हैं उनमें से किसी भी एक रिंग के डॉट पे ऐसा क्लिक मारूंगा, उस रिंग के सारे डॉट्स ऐसा पिन या फिर लॉक हो जाएंगे। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट पिन रिंग पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, तो उस पिन के बाद उस रिंग में जितने भी डॉट्स हैं वो सारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, ठीक। और फिर अगर मैं यहाँ पर सारे डॉट्स को ऐसा पिन करना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज करता हूँ, और अगर नहीं करना चाहता हूँ तो फिर से करेंगे तो ये ऐसा डिसलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ से हम लोग चीज़ों को रीसेट करते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट टूल्स है मैंने उसके बारे में आप सभी को बता ही दिया है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं रेंज पे। तो रेंज से क्या करते हैं हम लोग, किसी स्पेसिफिक कलर रेंज को ऐसा पिकअप करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पिंक मैजेंटा कलर को ऐसा पिकअप कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक मारता हूँ और मैं इसे यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे पिंक कलर या फिर मैजेंटा कलर में आने वाले डॉट्स तो सिलेक्ट हुए नहीं, इन्वर्ट सिलेक्शन क्लिकअप हो गया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पिंक या फिर मैजेंटा कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर यहाँ पे पिकअप हो गए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। तो उसको मैं कैसे क्या फिक्स अप करूंगा, तो मैं यहाँ पर मैं रेंज वाले स्लाइडर को इधर की तरफ ऐसे लाकर
मैं इससे पहले यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेता हूँ। पहले मैं इसे इधर ले आऊँगा, ठीक। अब मैं इस वाले को इधर ऐसे कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर अब अच्छे से मेरे यहाँ पर मैजेंटा फिर पिंक कलर के सारे डॉट्स यहाँ से ऐसा सिलेक्टेड हो गए और ऐसे यहाँ पर अब मैजेंटा कलर सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है। मैजेंटा कलर यहाँ पर कहीं ऐसा रहता है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर मैजेंटा कलर के डॉट्स पे से वर्क करूंगा तो आपको उस रीजन पे ऐसा चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, तो रेंज टूल का यूज करके हम लोग यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कलर रेंज को ऐसा सिलेक्ट करते हैं और फिर उस पर जो भी हमें वर्क करना हो वर्क करते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कलर वॉलपेपर का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड है कहाँ वैसे? तो यहाँ पर ऐसे कलर वॉलपेपर पे जब भी आप आएंगे ऐसा मतलब इस वाले ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे कलर वॉलपेपर देखने को मिलेगा, सही बात है, ठीक। उसके बगल में आपको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर जैसी चीज देखने को मिलेगी जो कि क्रोमा लूमा। इस पे मैं ऐसा क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पे हमें ऐसा ग्रिड देखने को मिल जाते हैं। मैं ऐसे ग्रिड ही बोलता हूँ वैसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसी स्पेसिफिक कलर के टिंट या फिर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं टिंट और टेम्परेचर, ये वाले टेम्परेचर और ये वाले टिंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो टेम्परेचर से यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर हम लोग किसी फुटेज को वार्म या फिर कूल बनाते थे। ओके, थोड़ा आसान भाषा में बोलता हूँ, हम लोग कहीं पर भी ऐसा येलो या फिर ब्लू कलर को एडप्ट करते थे और टिंट में हम लोग यहाँ पर पिंक और ग्रीन कलर को एडप्ट करते थे। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक कलर पे ऐसा टेम्परेचर या फिर टिंट का इन्फ्लुएंस दिखाना है तो हम लोग यहाँ से इस पे भी ऐसा वर्क कर सकते हैं। ब्लू पे ही करके दिखाता हूँ, ठीक। ब्लू पे थोड़ा सा येलो का ऐसा मैं कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ग्रिड 1 पे पहले सिलेक्ट करना है अगर आपको टेम्परेचर पे ऐसा वर्क करना है। ग्रिड 2 पे सिलेक्ट करना होगा अगर आपको टिंट पे वर्क करना है। टेम्परेचर पे फिलहाल वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ब्लू पे ऐसा टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने क्वालिफायर को यहाँ पे ले जाके ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपने क्वालिफायर को ऐसा ऊपर नीचे करूंगा तो यहाँ पर वो डॉट ऐसा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। और अब मैं ऐसा अपने क्वालिफायर को इधर ही रह के ऊपर नीचे करूंगा तो आपको वर्क होते हुए ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर अपने कलर वॉलपेपर पे वर्क करते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, अभी हम लोग अपने कलर वॉलपेपर में क्रोमा लूमा को समझ रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर में ऐसा टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस करके दिखाता हूँ तो इसको थोड़ा येलो की तरफ ले जाते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा येलो की तरफ ले गया तो यहाँ पर व्हाइट कलर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक। ऐसा पता है क्यों है? क्योंकि आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ब्लू के सामने येलो कलर ऐसा प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो जब ब्लू कलर येलो की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर ब्लू और येलो कलर दोनों को काइंड ऑफ ऐसा कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और यहाँ पर ऐसा व्हाइट कलर आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये हो रहा है एक्चुअली। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ये काइंड ऑफ ऐसी चीज है कि मतलब आपने कुछ ऐसा मैथ में नहीं पढ़ा होगा, जैसे ऊपर 4 लिखा रहेगा और डिवाइड में नीचे भी 4 लिखा रहेगा, हाँ, दोनों कैंसिल होकर ऐसा 1 आ जाते हैं। तो काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों अपोजिट कलर दिए गए तो दोनों को ऐसा लड़ा भिड़ा देते हैं तो यहाँ पर दोनों कलर न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल यानी कि व्हाइट कलर में ऐसा हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्हाइट कलर में यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ओके, तो मैं ये बस बताना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो मैं ऐसे किसी दूसरी जगह पे ऐसा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग येलो कलर पे ऐसा टेम्परेचर टेंट का इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस डॉट को सिलेक्ट करके ब्लू की तरफ ले जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस येलो कलर पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर मैं आपको टेम्परेचर टेंट वाले ऐसा ग्रिड का इन्फ्लुएंस दिखाता हूँ। तो मैं इसे ऐसा इधर की तरफ लेके जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये इमेज काइंड ऑफ ब्लू हो गई थोड़ी सी, यानी कि कूल हो गई। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर टेंट पे वर्क कर सकते हैं इन ग्रिड का यूज करके। ओके, तो मैं टिंट का भी वर्क आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो टिंट पे वर्क करने के लिए ग्रिड 2 पे ऐसे क्लिक मारना पड़ेगा। और अब मैं आपको यहाँ पे टिंट का इन्फ्लुएंस करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे येलो कलर को ऐसा पिकअप कर लेता हूँ। 1 मिनट, ग्रिड 2 को पहले यहाँ पर ऐसा क्लिक मारेंगे और अब यहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसा ग्रीन कलर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ऐसा ग्रीन की तरफ ले जाऊंगा और ऐसा ग्रीन कलर को हटाना चाहता हूँ या फिर पिंक मैजेंटा को ऐसा अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा राइट की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इन ग्रिड्स पे ऐसा वर्क करते हैं। बेसिकली बस इनका यूज करके हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर टेंट का इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। और बाकी यहाँ पर आप एक्सेस एंगल की वैल्यू को अगर यहाँ पे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर येलो ब्लू और पिंक और ग्रीन वाले कलर ऐसा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको एकदम ऐसा राइट साइड की तरफ ले जाता हूँ तो देख लें येलो ब्लू वाले कलर इधर की तरफ शिफ्ट हो गए और ग्रीन और पिंक वाले कलर इधर की तरफ आ गए, ठीक। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ ले जाता हूँ तो ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। मतलब ये दोनों कलर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ वाले और यहाँ वाले। ओके, तो बस एक्सेस एंगल से क्या होता है कि यहाँ पे कलर शिफ्ट वाला काम हो जाता है इन दोनों ग्रिड्स के अंदर। ओके, तो मैं इसे मास्टर रीसेट कर देता हूँ।
और फिर बाकी यहाँ पर मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता ही दिया लगभग। हाँ, एक और चीज़ मुझे ये आपको बतानी थी कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ऐसा सर्टेन डॉट्स पे पिकअप करके सर्टेन डॉट को ऐसा क्लिक मार के वहाँ के कलर को ऐसा आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वाली प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको हम लोग यहाँ से ऐसा डील कर रहे थे। यहाँ से उस डॉट को ऐसा पिकअप करके इन स्लाइडर का यूज़ करके ऐसा कम ज़्यादा कर देते हैं। एक और तरीका मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर क्वालिफायर का यूज़ करके ऐसा एक बार माउस से क्लिक मारते रहेंगे और शिफ्ट में ऐसा प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप माउस को ऐसा आगे पीछे करेंगे तो ऐसे यहाँ पर कलर डीसैचुरेट या फिर सैचुरेट होंगे। वही स्लाइडर वाला काम जो हम लोग करते थे उसको सर्टेनिटी का यूज करते हुए वही सेम काम हम लोग यहाँ पर ऐसा पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ पर शिफ्ट को ऐसा प्रेस करके इसको आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ह्यू को रोटेट करना है तो बस एक बार ऐसा क्लिक मारेंगे और शिफ्ट पे ऐसा क्लिक मारेंगे और माउस में क्लिक करते हुए ही मैं यहाँ पर ऐसे अपने माउस को लेफ्ट या फिर राइट की तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर ऐसे भी रोटेशन आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको कलर वॉलपेपर की ओवरऑल वर्किंग के बारे में बता दिया। आशा करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर नहीं तो अपनी अगली वीडियो के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वाले पार्ट में कवर अप कर दूंगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आखिर ये बची रह गई कि मैं आपको ये बताने वाला था कि कब इन डॉट्स को ऐसा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके यूज करना है। इंक्रीज मतलब कि कब हमें 24 डॉट्स के संग वर्क करना चाहिए, कब हमें 6 डॉट्स के संग वर्क करना चाहिए। तो यहाँ से पहले आप चीज़ को अनलिंक या फिर लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से कलर वाले डॉट्स इंक्रीज होते हैं इससे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होंगी तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कलर वाले डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल या फिर कॉलम वाले वे में डॉट्स इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर सैचुरेशन वाले डॉट्स इंक्रीज होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ डॉट्स के संग वर्क करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके फुटेज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हायर बिट वाले फुटेज के संग वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ डॉट्स को भी इंक्रीज करके ऐसा वर्क कीजिए। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए मोस्टली हम लोग 8 बिट फुटेज पे ही वर्क करते हैं। ठीक, वहाँ पर क्या रहता है ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स को ऐसा पिकअप करके ऐसा उन पर वर्क करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमें आर्टिफैक्ट्स ऐसा क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। आर्टिफैक्ट्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि 8 बिट फुटेज के अंदर ना बहुत सारे कलर्स हमें देखने को नहीं मिल पाते हैं जितने हमें मतलब 12 बिट फुटेज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि बेसिक रूल क्या रहता है, लोअर बिट फुटेज के अंदर कम कलर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं ढेर सारे डॉट्स को इंक्रीज कर दूंगा इन अ सर्कुलर रिंग वाले वे में तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके फुटेज के बिट पे ऐसा डिपेंड करती है। जैसे कि आप 8 बिट फुटेज पे वर्क कर रहे हैं, 12 बिट फुटेज पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जितने लो बिट वाले फुटेज पे आप वर्क करेंगे उतने ज़्यादा आपको आर्टिफैक्ट्स ऐसा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत कम कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर कम कलर्स पे अगर वर्क करने के लिए कम डॉट भी रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा डॉट रहेंगे तो ज़्यादा डॉट बहुत डिफरेंट कलर्स को ऐसा पिकअप कर लेंगे और फिर जब आप उन पर वर्क करेंगे तो आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बस कुल मिला के ये कहूँगा मैं कि हायर बिट वाली फुटेज पे आप हायर नंबर ऑफ डॉट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, लोअर बिट वाली फुटेज पे कम डॉट्स पे ही वर्क करें तो बेहतर रहेगा। ये तो आर्टिफैक्ट्स वाली प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि लोअर बिट वाले फुटेज में हमें ज़्यादा कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं, हायर बिट वाले फुटेज में हम लोग को ज़्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग वहाँ पे हायर नंबर ऑफ डॉट्स के संग यहाँ पे वर्क करेंगे, इन हायर वैल्यूज के संग अगर हम लोग वर्क करेंगे तो यहाँ पर ऐसे में आर्टिफैक्ट्स वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप पूछेंगे कि मैं कितने डॉट्स पर ऐसा वर्क करता हूँ तो मैं यहाँ पर मोस्टली 8 या फिर 12 से ज़्यादा पैसा नहीं जाता, क्योंकि 12 बिट वाली फुटेज तो मुझे खुद नहीं मिल पाती। मैक्सिमम मैंने आज तक वही 10 बिट वाली फुटेज पे ही वर्क किया। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर कलर वॉलपेपर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, और यहाँ पर ये फेदर का यूज़ करके आप माइन्यूट अमाउंट में भी कलर्स को यहाँ पर एडअप कर सकते हैं। फेदर का बस ये ऑप्शन रहता है। और फिर कलर वॉलपेपर के बाद यहाँ पर हम लोग मास्किंग और ट्रैकिंग वाले पार्ट को कवर अप करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मास्किंग वाले पार्ट को कवर अप करेंगे और बीच में ट्रैकिंग वाले पार्ट को भी कवर अप कर लेंगे। तो मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि हम लोग मास्किंग वाले काम को करने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 टूल्स का यूज़ लेते हैं, जो कि क्वालिफायर, पावर विंडो और मैजिक मास्क। हम लोग इन 3 टूल्स का यूज़ लेते हैं डाविंसी रिजॉल्व के अंदर मास्किंग वाले काम को करने के लिए। और ट्रैकिंग वाले काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रैकर विंडो पे आ जाते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर पावर विंडो को कवर अप करेंगे तो तब हम लोग यहाँ पर ट्रैकर को भी ऐसा कवर अप कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ थोड़ा सा इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ऐसी चीज़ों को कवर अप करते जाएंगे, क्वालिफायर, पावर विंडो, ट्रैकर, फिर मैजिक मास्क। और अब हम लोग यहाँ पर क्वालिफायर को सबसे पहले कवर अप करेंगे। लेकिन इस चीज़ को भी कवर अप करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर मास्किंग करने के लिए 3 टूल्स का यूज़ लेते हैं,
हाँ, अगर हम लोग चाहें तो अपने पर्पस के हिसाब से किसी स्पेसिफिक एक टूल का भी यूज करके अपना मास्क क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो में क्या कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर आपको रेलेवेंट चीजों के बारे में बता पाऊँ कि किन चीजों का यूज हम लोग अभी भी मोस्टली ऐसा करते हैं। जैसे कि क्वालिफायर की बात कर लेते हैं, तो अभी यहाँ पर जो हम लोग अपना काम करेंगे ऐसा बहुत मतलब टाइम मेहनत लगा के, वही सेम काम हम लोग मैजिक मास्क में बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि क्वालिफायर पर ही है, यहाँ पर जितने भी रेलेवेंट या फिर यूजफुल टूल हैं हम लोग उन पर अपना टाइम डेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। और रही बात क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर का यूज उतना नहीं होता जब से यहाँ पर मैजिक मास्क इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग अपना सिलेक्शन बनाते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना सिलेक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको रिफाइन करेंगे, तब हमारा सिलेक्शन बनेगा। यही काम पता है आज के समय में लोग मैजिक मास्क में क्या करते हैं, एक लाइन ऐसा खींच देते हैं, सिलेक्शन बन गया। और यहाँ पर जो हमारा सिलेक्शन बनता है उसके रिजल्ट्स भी बहुत हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जब से मैजिक मास्क आया है तब से क्वालिफायर उतना रिलेवेंट नहीं रह गया मैजिक मास्क के कंपैरिजन में। और अभी भी हम लोग क्वालिफायर का यूज कुछ कुछ जगह पर करते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसा वर्क करते हैं तो हम लोग ऐसा क्वालिफायर का यूज लेके मोस्टली वर्क करते हैं। और यूट्यूब पे भी आपने ऐसा बहुत लोग के थंबनेल पे देखा होगा कि परफेक्ट हाउ टू गेट परफेक्ट स्किन टोन, परफेक्ट स्किन टोन्स एवरी टाइम, ऐसे करके जितने भी लोग अपना ऐसा वीडियो के थंबनेल वाले पार्ट में ऐसा लिखते हैं वो लोग मोस्टली ऐसा क्वालिफायर का यूज लेते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर वही परफेक्ट स्किन टोन इन चीजों को करके भी देख लेंगे। और बाकी रही बात क्वालिफायर की, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हम लोग वहाँ पर एक मोस्टली अपना टाइम डेडिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वालिफायर की बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वालिफायर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफायर को ऐसा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर क्वालिफायर में आकर आपको यहाँ पर पिकर पे पहले से सिलेक्ट करना है अपने सिलेक्शन को ऐसा पिकअप करने के लिए। तो मैं Shift+F प्रेस करके ऐसा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। हाँ, Shift+F और Ctrl+F दोनों बड़ी डिफरेंट सी चीजें। Ctrl+F जब मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग खाली वीडियो का ऐसा प्ले करके देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर बस ये फंक्शन रहता है। और Shift+F में क्या रहता है, ये स्क्रीन यहाँ पर ये वाली जो रहती है ये स्क्रीन यहाँ पर बड़ी हो जाती है और यहाँ पर हम लोग अपने टूल्स का भी यूज ले सकते हैं। तो मोस्टली मैं यहाँ पर Shift+F का यूज करता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम लोग अपना सिलेक्शन बना के देखते हैं। तो सिलेक्शन बनाने से पहले मैं आपको एक और ज्ञान देना चाहूँगा। जब भी सिलेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए या फिर कहीं पर भी अपना कलर ग्रेडिंग ऐसा कुछ भी काम आप करने की कोशिश कीजिए, हमेशा पहले मास्टर शॉट की तलाश में रहिए। मास्टर शॉट होता क्या है? ये वो शॉट होता है जिसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाती है किसी वीडियो के अंदर। जैसे कि इस वीडियो का मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हमें स्किन टोन्स पे वर्क करना है, तो यहाँ पर हमें जहाँ पर ज्यादा स्किन देखने को मिल रही है हम लोग उस शॉट पे ऐसा रुकेंगे। तो मैं यहाँ पर इधर की तरफ आ जाता हूँ या फिर थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ। चलिए यही ठीक है। हाँ, तो चलिए मैं इसी शॉट पे आपको वर्क करके दिखाता हूँ। बस मास्टर शॉट का ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें डिटेल्स देखने को मिलेंगी, तो ऐसे गलती से भी कोई पार्ट ऐसा मतलब छूट नहीं जाएगी। बस इसलिए हम लोग मास्टर शॉट को ऐसा कंसिडर करते हैं। और बाकी चलिए यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ। तो पिकर को ऐसा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और सिलेक्शन बनाने के लिए बस एक बार ऐसा हमें लेफ्ट क्लिक मारना रहता है माउस पे और थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर देना रहता है स्क्रीन अपने सिलेक्शन के अराउंड यहाँ पर क्वालिफायर को। तो ऐसे हमारा सिलेक्शन बन जाता है, लेकिन सिलेक्शन दिख ही नहीं रहा एक्चुअली, है ना। तो सिलेक्शन देखने के लिए यहाँ पर हम लोग हाईलाइट्स का यूज करते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो जो भी चीज़ हमारा ऐसा मास्क में आ जाती है वो चीज़ हमें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाती है। और इसके भी यहाँ पर दो टाइप्स हैं, एक ये नॉर्मल हाईलाइट्स जो कि आप अभी देख सकते हैं, और एक है हाईलाइट्स ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर क्या रहता है कि जो पार्ट हमारे ऐसा सिलेक्शन में आ जाता है वो व्हाइट कलर में हमें देखने को मिल जाता है, और जो पार्ट हमारे सिलेक्शन में नहीं आ रखा रहता है वो ब्लैक पार्ट में ऐसे देखने को मिल जाता है। तो जो चीज़ सिलेक्शन में इंक्लूडेड हो जाती है वो व्हाइट कलर में देखने को मिल जाती है, जो एक्सक्लूडेड हो जाती है वो ब्लैक कलर में देखने को मिल जाती है, ठीक। और मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप स्टार्टिंग के समय में हाईलाइट्स ब्लैक एंड व्हाइट पे ये सब वर्क करें, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट सिलेक्शन में नहीं आ रखा है, यानी कि ये वाले पार्ट को हमें इंक्लूड करना है। और मैं बस बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको मतलब उतना अच्छे से आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सी चीज़ इंक्लूड हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। जैसे कि यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट यहाँ हल्के फुल्के इंक्लूड नहीं हो रखे हैं। तो ऐसा स्टार्टिंग में जब भी आप ऐसा क्वालिफायर पे ज़्यादा वर्क नहीं किए होंगे तो आपको मतलब कभी कभी चीज़ें अनदेखी सी हो जाती है कि आपकी चीज़ें आपको लगेगा चीज़ें सिलेक्शन में है लेकिन वो नहीं रहती उतनी अच्छे से। तो इसीलिए हाईलाइट ब्लैक एंड व्हाइट का आप यूज़ करके मोस्टली यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज़ करके बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ क्या सिलेक्शन में आ रखी है या फिर क्या नहीं आ रखी है
बहुत अच्छे से हमें देखने को मिल जाती है। तो बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था। और पहले मैं यहाँ पर जूम टू फिट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया अपने सिलेक्शन का, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर सिलेक्शन हमारा अच्छे से बना नहीं है, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मतलब कुछ चीजें सेलेक्ट नहीं हो रखी हुई, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमें सिलेक्शन को रिफाइन करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये कैसे क्या करते हैं मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। तो बेसिकली पिकर का यूज करके ना पहले हम लोग अपने सिलेक्शन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट को खोजते हैं और फिर यहाँ पर जो बाकी रिमेनिंग 5 टूल दिए मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर पिकर, ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिकर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर अपने फुटेज के अदर पार्ट्स को ऐसा सिलेक्शन में ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख लेते क्या चीज़ एडअप नहीं हो रखी। तो यहाँ पर एक कान का पार्ट इसके से एडअप नहीं हो रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा हल्का सा क्लिक मारता हूँ। तो एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक बार हल्का सा क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें एडअप हो गई और यहाँ पर भी एक बार क्लिक मारते हैं तो यहाँ पर बाल भी एडअप हो गए। तो मैं आपको ये चीज़ जानबूझ के ऐसे दिखाना चाहता था कि पिकर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का यूज़ नहीं, जब भी हम चीज़ों को अपने सिलेक्शन में लाते हैं ना, तो मतलब जो चीज़ हम लाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें वो तो आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में ऐसा हमारे सिलेक्शन में आ जाती हैं। तो इसीलिए बहुत कम सिनेरियोज में मैं आपको प्रेफर करूँगा पिकर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट का यूज़ करने के लिए। ओके, और फिर बात कर लेते हैं फेदर, सब्ट्रैक्ट और फेदर ऐड के बारे में। तो पिकर, ऐड, सब्ट्रैक्ट से अच्छा आप फेदर वाले ऑप्शंस का यूज़ किया करिए, क्योंकि क्या कि पिकर, ऐड या सब्ट्रैक्ट का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को आपके सिलेक्शन में ले आएगा या फिर हटा देगा सिलेक्शन में से। और फेदर ऑप्शन का जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर माइन्यूट वे में चीज़ें यहाँ पर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पिकर, ऐड का यूज़ करके यहाँ पर चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार ऐसा क्लिक मार के चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हमें व्हाइट कलर देखने को मिल गया, ठीक। मतलब थोड़े से अनवांटेड चीज़ें हमारे सेक्शन में आ गई। अब मैं यहाँ पर फेदर ऐड का यूज़ करता हूँ, तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट वाली मतलब बैकग्राउंड की चीज़ें भी नहीं और थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें भी ऐड हो गई। तो मेरा क्या प्रेफरेंस रहता है कि क्वालिफायर पर जब भी आप वर्क करें तो आप फेदर टूल्स का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर मैन्युअली ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सिलेक्शन के अंदर और मतलब कम अमाउंट में चीज़ें आ जाएंगी तो काइंड ऑफ आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। पिकर, ऐड में क्या कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें कभी कभी बैकग्राउंड से आ जाती हैं कि जो प्रॉब्लम बन जाती है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो मैंने आपको बता दिया पिकर, ऐड या सब्ट्रैक्ट के बारे में और फेदर, ऐड या सब्ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर चीज़ें लाइक काइंड ऑफ ज़्यादा अमाउंट में ऐसा ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और फेदर से मतलब माइन्यूट वे में चीज़ें यहाँ पर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती है। और फिर यहाँ पर इन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से हमारा मास्क इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमने जो भी सिलेक्शन बनाया था वो सिलेक्शन यहाँ पर इन्वर्ट हो जाता है ऐसे। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर एक ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस का आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से। ह्यू मतलब कि कोई सर्टेन कलर, लुमिनेंस का मतलब ब्राइटनेस वैल्यू और सैचुरेशन का मतलब इंटेंसिटी। बस इतना ज्ञान है तो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो जब भी हम लोग क्वालिफायर से कभी भी सिलेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो क्वालिफायर पता है किस बेसिस पे सिलेक्शन में आता है, वो किसी स्पेसिफिक कलर रेंज, सैचुरेशन रेंज या फिर लुमिनेंस रेंज के बेसिस पे ऐसा सिलेक्शन बनाता है। जैसे कि मैं ये वाले स्किन के पार्ट पे आता हूँ तो ये ब्राइटर पार्ट ऑफ द स्किन है, हाँ। और अब यहाँ पर मैं अगर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूंगा तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ब्राइट पार्ट हो जा रहा है। जैसे कि करके भी देख लेते हैं, मैं इधर का सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक। ब्राइट वाला पार्ट इधर एकदम नहीं है, जो एकदम ब्राइट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो मॉडरेट अमाउंट में जहाँ पर हमें लाइट देखने को पड़ रही है वो वाला पार्ट हमारे से सिलेक्शन में आ गया, ठीक। और बस कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपने देखा कि क्वालिफायर से हम लोग जब भी सिलेक्शन बनाते हैं तो ये रेंज के बेसिस पे ऐसा सिलेक्शन बनाता है। तो यहाँ पर लाइक मॉडरेट अमाउंट में जहाँ पर हमें लुमिनेंस देखने को मिली वो वाला रेंज यहाँ पर ऐसा पिकअप हो गया। और फिर यहाँ पर जो ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस है इनका यूज करके हम लोग अपने सिलेक्शन पे ऐसा वर्क करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने सेंटर की वैल्यू को कम ज़्यादा करूंगा तो यहाँ पर ये जो कलर रेंज सिलेक्टेड हो रखा है ये काइंड ऑफ ऐसा रोटेट या फिर चेंज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले येलो की तरफ कहीं पे था और अब ये ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, पिंक इन एरियाज पे ऐसा रोटेट कर रहा है। तो मैं इसे यहीं पर ही ले आता हूँ जहाँ पर चीज़ें ऐसा रिवील हो जा रही हैं। ओके, तो यहीं पे इसे रहने देते हैं। और फिर यहाँ पर विड्थ की वैल्यू को इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पर कलर के सिलेक्शन रेंज को ऐसा इंक्रीज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने विड्थ को इंक्रीज किया तो यहाँ पर ये जो बचे हुए चीज़ थे ये और ऐसे अच्छे से हमारे सिलेक्शन में आ गए। और मैं इसे हल्का से इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर और हमारा सिलेक्शन अच्छा बनता जाता है। तो यहाँ से भी हम लोग अपने सिलेक्शन को रिफाइन करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। तो जूम टू फिट पहले कर लेते हैं या फिर इतना कुछ कर लेते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद सॉफ्ट की वैल्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन रेंज की सॉफ्टनेस ऐसे इंक्रीज होती है। ओके, यहाँ पर मैं बहुत थोड़ी सी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करूंगा। बेसिकली मुझे इस वाले पार्ट को अंदर लेना है, तो मैं इसे इंक्रीज करके ऐसा ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे भी बचा रह गया, तो उसको हम लोग लुमिनेंस या फिर सैचुरेशन वाले एरिया से लाने की कोशिश कर देंगे। और फिर अब आ जाते हैं सैचुरेशन वाले एरिया पे। तो यहाँ पर हम लोग सैचुरेशन के बेसिस पे अपने सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लो वाले पॉइंट्स को इंक्रीज करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि जितने पॉइंट्स ऐसे लो वाले एरिया में आते हैं वो हट गए। और अगर मैं यहाँ पर हाई वाले पॉइंट्स में ऐसा चीज़ों को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर कोई हमें चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हाई वाला पार्ट है वो पहले से इंक्लूडेड हो रखा है हमारे सिलेक्शन में। और यहाँ पर हम लो और हाई वाले पॉइंट को काइंड ऑफ फेडर वाले वे में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लो सॉफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पर हमारे लो वाले पॉइंट्स इन फेदर वाले वे में ऐसे ऐड होंगे। फेदर मतलब कि वही माइन्यूट वाले वे में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो मैं इसे यहाँ पर डिक्रीज ही कर देता हूँ, ताकि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आ पाएँ। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं हाई सॉफ्ट को छेड़ने का कुछ हमें खास फायदा देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, कुछ ऐसे ही। और फिर लुमिनेंस वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लो वाले पार्ट को इंक्रीज करके ये बार वाली चीज़ों को हटा लेता हूँ, क्योंकि ये डार्क चीज़ें तो ये लो वाले पार्ट में आएंगी। लो वाला पोर्शन इधर है और ब्राइट वाला पोर्शन इधर है, यानी कि हाई वाला पोर्शन। तो मैं लो वाले पोर्शन को ऐसा डिक्रीज करूँगा, ऐसा यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, तो यहाँ पर थोड़े से बाल आपको गायब होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इसे इतना हम कर देते हैं, ओके, इतना गायब कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा गायब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिप्स के पास जो डार्क वाले पोर्शन है वो भी गायब होने लग रहे हैं। तो इससे कुछ इतना ही हम लोग गायब कर सकते हैं फिलहाल। और थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट वाले एरिया से गायब कर देते हैं, इतना, ओके, कुछ इतना ऐसे रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई वाली वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो कुछ हमें फर्क देखने को खास मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाई वाले पार्ट्स को हम लोग ने पहले इंक्लूड कर रखा है जो कि हमारे सिलेक्शन में। और फिर यहाँ पर हम लोग ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस का यूज करके जितना अपने सिलेक्शन को मॉडिफाई करना था हम लोग ने कर लिया, ठीक है। और फिर अब हम लोग आ जाते हैं मैटर फिनिश पे। तो यहाँ से भी हम लोग बहुत हद तक चीज़ों को अपने सिलेक्शन में रिफाइन या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले पार्ट को लाना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पर प्री फिल्टर की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो ये पार्ट देखिएगा आ जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, ये लीजिए, ये वाला पार्ट हमारे सिलेक्शन में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या है कि मैटर फिनिश वाले कंट्रोल्स को थोड़ा सा कम ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ से हमारे सिलेक्शन में चीज़ें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे यही काम होता है। और हाँ, बात कर लेते हैं यहाँ पर प्री फिल्टर के बारे में। इसको यूज करने से कहीं कहीं मतलब आर्टिफैक्ट्स वाली चीज़ें जहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर आसपास की चीज़ें हमारे सिलेक्शन में यहाँ पर आ जाती हैं। और फिर उसके बाद क्लीन ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर लेते हैं। तो ये इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पर हाईलाइट्स ब्लैक एंड व्हाइट पे जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली चीज है वो हमारे सिलेक्शन के एक्सक्लूडेड वाले पार्ट है, और व्हाइट वाली चीज इंक्लूडेड वाले पार्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इन पार्ट्स को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लीन ब्लैक की वैल्यू पे ऐसे इंक्रीज करूंगा, तो ये वाले पार्ट यहाँ पर ऐसे हटने लगेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा रिफाइन हो गया, सो को फिट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इधर ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी बार वाले पोर्शन आ रहे थे वो यहाँ पे हट गए। हाँ, तो क्लीन ब्लैक का यूज करके हम लोग यहाँ पर अपने ब्लैक वाले पार्ट्स को ऐसा हटाते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग व्हाइट का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे सिलेक्शन वाले पार्ट में वर्क होता है वो देख सकते हैं। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें हमारे सिलेक्शन में और आते जा रही है। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर मतलब और सिलेक्शन में आ गया है। मैं इधर आके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अब मैं क्लीन व्हाइट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड से चीजें हमारे सिलेक्शन में आ रही हैं और अंदर की चीजें भी यहाँ पर काइंड ऑफ फिल हो रही हैं, ठीक है। क्लीन ब्लैक से ब्लैक वाले पार्ट ऐसा ऐड होते हैं, या फिर क्लीन व्हाइट से हमारे सिलेक्शन वाले पार्ट रिमूव या फिर सिलेक्शन में आते हैं। और बाकी ब्लैक क्लिप्स और व्हाइट क्लिप्स का यूज करके यहाँ पर ये जो ऐसा मतलब आउटलाइन जैसी चीज है, इस चीज को मैं हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पर ब्लैक क्लिप की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो जो चीज हमारे सिलेक्शन में नहीं वो वाले पार्ट पे ऐसा इफेक्ट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसे धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर ये ब्लैक वाले पार्ट हल्का हल्का ऐसा मतलब गायब होते जाएंगे। जैसे कि मैं इसे यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर मतलब अब मैं वांटेड रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे ये चाहता कि ये वाले पार्ट यहाँ पे हट जाए, लेकिन यहाँ पर ये लिप्स वाले पार्ट पे ऐसा मतलब ब्रेकेज इंक्रीज होने के बाद यहाँ से चीज़ें ऐसा गायब होने लग रही है।
तो ये मैं नहीं चाहता, तो मैं ब्लैक क्लिप्स पे यहाँ पे वर्क नहीं करूँगा, व्हाइट क्लिप्स पे यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर व्हाइट क्लिप्स की। तो यहाँ पर मैं ऐसे इंक्रीज करता हूँ तो चीज़ें यहाँ पर हमारे सिलेक्शन में ऐसा आने लगती हैं, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर बार वाले पोर्शन आने लगेंगे और बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें वो भी यहाँ पर आने लगेंगी। एकदम अगर जीरो में चले जाएंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे यहाँ पर ये वर्क होता है और इसको मैं अभी रीसेट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाइट क्लिप्स पे मैं आकर डबल क्लिक मारता हूँ, तो ये रीसेट हो गया, मतलब ये अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ चुका है। और ब्लर रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और फिर यहाँ पर ये जो ब्लर रेडियस का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये क्या करता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने से चीज़ें हमारे सिलेक्शन में आते जाती हैं इन अ काइंड ऑफ ब्लर वाले वे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर वाला पोर्शन आ गया और बैकग्राउंड के पोर्शन आ गए, तो हम लोग इसका भी यूज़ नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इन एंड आउट रेशियो का यूज़ करके अब इन बैकग्राउंड में जो हल्की फुल्की चीज आ गई इनको हटाएंगे। तो बेसिकली इन एंड आउट रेशियो का यूज करके यहाँ पर हम लोग अपने सिलेक्शन को काइंड ऑफ एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड आप होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे चीजें मतलब एक्सपैंड होते जा रहा है हमारा सिलेक्शन बाहर से ऐसे धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ पर ऐसी चीजें यहाँ पर हम लोग इन एंड आउट से ऐसा कंट्रोल करते हैं। इंक्रीज करेंगे तो सिलेक्शन एक्सपैंड होगा, डिक्रीज करेंगे तो सिलेक्शन मतलब कॉन्टैक्ट होगा थोड़ा सा। तो मैं इसे डिक्रीज कर लेता हूँ कुछ इतना। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड की चीज़ें यहाँ से हट गई और थोड़ा सा हटा लेते हैं। ओके, अब यहाँ से चीज़ें हट गई। ओके, तो हम लोग यहाँ से चीज़ों को मोस्टली रिफाइन करते हैं। यहाँ से हम लोग ह्यू सैचुरेशन लुमिनेंस के बेसिस पे चीज़ों को रिफाइन करते हैं और यहाँ से हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप्स के बेसिस पे रिफाइन करते हैं चीज़ों को। ब्लैक वाला वो पार्ट होता है जो हमारे सिलेक्शन में नहीं रहता और व्हाइट वाला वो पार्ट रहता है जो हमारे सिलेक्शन में रहता है, ठीक। और मैटिफने से के दूसरे साइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमें शैडो, मिड टोन्स और हाइलाइट्स के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को अपने सिलेक्शन में ला सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर अभी किसी चीज़ को लाने की जरूरत नहीं लग रही तो मैं यहाँ पर वर्क नहीं करूँगा, नहीं तो आप शैडो, मिड टोन्स और हाइलाइट्स के बेसिस पे आप यहाँ पर चीज़ों को ला सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ करके दिखा देता हूँ, मैं शैडो की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो जितनी डार्क चीज़ें वो यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगी और मिड टोन्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो पार्ट मिड टोन्स वाले में आते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे और हाइलाइट्स में भी वही सेम फंडा लगेगा, ठीक है। और डिनॉइस की वैल्यू को इंक्रीज करने से बेसिकली क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे जो पार्ट्स थोड़े ऐसा काइंड ऑफ में भरा जाता हूँ, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ही जो पिक्सिलेटेड वे में जो चीज़ें ऐसा पिकअप हो जाती है उनको हटाने या फिर ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिनॉइस का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो जहाँ पर काइंड ऑफ बहुत हल्का सिलेक्शन बना हो रखा रहता है वो चीज़ें यहाँ पर हट जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत डार्क सिलेक्शन बना हुआ है इसलिए यहाँ पर एकदम क्लियर व्हाइट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर मैं डिनॉइस की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर कोने वाले एरिया में बहुत हल्का सा सिलेक्शन बना हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो ये पार्ट हटने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पर ये डिनॉइस काइंड ऑफ जहाँ पे हल्का सा सिलेक्शन बना रहता है ये वो वाले पार्ट्स में वर्क करने के लिए होता है। और यहाँ पर मैंने आपको क्वालिफायर के जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स या फिर सेटिंग्स रहते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और फिर यहाँ पर हम लोग ने अपनी स्क्रीन को ऐसा पिकअप कर लिया और ये रेक 709 वाली फुटेज है तो यहाँ पर ज़्यादा वर्क भी नहीं कर सकते यार। बेसिकली क्वालिफायर का बस हम लोग यूज़ तभी लेते हैं जब ऐसे हम लोग को स्क्रीन का सिलेक्शन बनाना रहता है या फिर किसी ऐसे कलर का सिलेक्शन हमें लेना रहता है जो कलर बहुत ऐसा बैकग्राउंड में प्रेजेंट ना हो। बस ऐसे काम के लिए बस हम लोग आज के समय में क्वालिफायर को यूज़ करते हैं। और बहुत पहले के समय में ये मतलब मैजिक मास्क जैसी चीज़ें नहीं होती थी तो तब हम लोग को मजबूरी में क्वालिफायर का यूज़ करना पड़ता था। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर हम लोग ने अपना स्किन का सिलेक्शन बना लिया है तो अब हम लोग अपने सिलेक्शन यानी कि स्किन को कुछ भी लाल, पीला, नीला हटा ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस ऐसे हम लोग यहाँ पर स्किन को सिलेक्ट करने के बाद उस पर कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं, ऐसा डार्क या फिर ब्राइट कुछ भी ऐसा बना दिए तो मैं सेल का ब्राइट ही बना देता हूँ कुछ इतना। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर क्वालिफायर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमें क्वालिफायर के और 3 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन पे वर्क करना है तो हम लोग RGB क्वालिफायर पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमें लुमिनेंस क्वालिफायर देखने को मिल जाता है। ये बस HSL क्वालिफायर ही है, लुमिनेंस क्वालिफायर। यहाँ पर हम लोग खाली ह्यू सैचुरेशन वाली वैल्यू पे वर्क नहीं करते, खाली लुमिनेंस वैल्यू पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर हमें 3D क्वालिफायर आखिर में देखने को मिल जाता है। ये काइंड ऑफ आप अभी के लिए ये कह सकते हैं कि ये मैजिक मास्क का एक सस्ता वर्जन है। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे रीसेट कर लेता हूँ। जैसे कि 3D क्वालिफायर में क्या होता है कि यहाँ पर हम ऐसा लाइन ड्रॉ करके अपना सिलेक्शन बनाते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बस एक रफ वे में। मैं इसको मास्टर रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर चीज़ों को मैं यहाँ पर इसे भी कर देता हूँ, ठीक। मुझे यहाँ पर स्किन का सिलेक्शन बनाना है तो पहले मैं पिकर पे ऐसा क्लिक मार लेता हूँ
और फिर मैं एक लाइन में जितनी भी चीज़ों को ऐसा ले पा रहा हूँ, वो चीज़ ऐसा मेरे सिलेक्शन में आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं चीज़ों को ऐसा ड्रॉ करके ले रहा हूँ अपने सिलेक्शन में। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हम लोग अपना सिलेक्शन बनाते हैं और मैं हाइलाइट्स को ऑन करता हूँ और किसी चीज़ को मैं अपने सिलेक्शन से हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फिगर सेपरेट का यूज़ करके हटा लेता हूँ उसे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने बाल वाले पोर्शन को थोड़ा बहुत हटा लेता हूँ और ये चीज़ इधर हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके अपने सिलेक्शन को अच्छा बनाते हैं या फिर हटाते हैं। बस 3D क्वालिफायर में हम लोग ऐसा ही काम करते हैं और बाकी मैटे फिनिश वाली सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्वालिफायर वाले पार्ट में HSL क्वालिफायर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसका कैसे क्या यूज़ लेते हैं। और इसका मैं फ्यूचर में जब कलर ग्रेडिंग वाले वीडियोस में जब मैं क्वालिफायर या फिर सिलेक्शन बनाऊंगा, तब आप जब चीज़ों को यूज़ होता हुआ देखेंगे तब आपको मतलब और ऐसा इंटरेस्ट लेके मुझे लगता है कि आप समझेंगे। यार अभी हम लोग इस टूल को कैसे क्या यूज़ लेते हैं मैंने आपको वो बता दिया, वो स्किन टोन का ऐसा सिलेक्ट करने के लिए। तो बस आज के समय में हम लोग क्वालिफायर का यूज तब लेते हैं जब हमें ऐसा स्किन टोन पे ऐसा वर्क करना रहता है। आप बाद में भी जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जितने भी कलर ग्रेडिंग वाले वीडियोस में ऐसा लिखा रहेगा कि परफेक्ट स्किन टोन, हाउ टू गेट परफेक्ट स्किन सिलेक्शन, कुछ भी सब जगह क्वालिफायर का यूज हो रखा रहता है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने आपको क्वालिफायर की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे क्या हम लोग इसका यूज करते हैं। और अगर आपको यहाँ पर किसी पार्ट में कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नहीं तो अगले वीडियो के आने वाले पार्ट में वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो क्वालिफायर वाले पार्ट में बस इतना ही। अब हम लोग यहाँ पर पावर विंडो को कवर अप करने वाले हैं। बेसिकली ये वाले पार्ट को हम लोग ऐसा विंडो ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा इसको पावर विंडो बोलने की आदत पड़ी हुई है पहले से, तो मैं इसे पावर विंडो बोल लेता हूँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो देखिए पावर विंडो वाले एरिया पे क्या फंडा चलता है कि यहाँ पर हम लोग एक क्लोज फिगर को बनाते हैं या फिर यहाँ से कहीं से उठाते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है वो चीज़ हमारी सिलेक्शन की पार्ट रहती है, और जो चीज़ इसके अंदर नहीं देखने को मिलती वो हमारे सिलेक्शन के बाहर की पार्ट रहती है। बस यहाँ पर बस ये फंडा रहता है कि हम लोग यहाँ पर क्लोज फिगर का यूज लेते हुए सिलेक्शन बनाते हैं पावर विंडो के अंदर। बस यहाँ पर दो चीज एक्सेप्शन है, ये ग्रेडियंट वाला पार्ट और ये कर्व वाला पार्ट जो कि पेन टूल है हमारा। यहाँ पर पेन टूल में बस बेसिकली हम लोग यहाँ पर अपने क्लोज फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो इन चीजों को अब हम लोग यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं किसी दूसरी क्लिप पे आ जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एक कार वाली वीडियो को ले आता हूँ सबसे पहले। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पार्ट में आ जाता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर पावर विंडो को खोल लेता हूँ। तो पावर विंडो का जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर ये फंडा चलता है कि यहाँ पर हम लोग किसी भी क्लोज फिगर को क्रिएट करके के अंदर जो भी पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग सिलेक्शन कंसिडर करते हैं। ओके, और उसके बाहर वाला पार्ट जो हमें नहीं दिख पा रहा वो हमारे सिलेक्शन में नहीं आ रखा, वो हमारा ऐसा बैकग्राउंड हो जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देखने को मिल जाता है और एक सर्कुलर सिलेक्शन देखने को मिल जाता है, और फिर हमें यहाँ पर एक पॉलीगॉन सिलेक्शन देखने को मिल जाता है, और ये भी मतलब रेक्टेंगुलर शेप में ही है। लेकिन यहाँ पर ये लीनियर यानी कि जो पहले वाला रेक्टेंगल है और ये जो पॉलीगॉन, इन दोनों में थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है, मैं वो आपको आगे भी बता दूंगा। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पेन टूल देखने को मिल जाता है जिसका नाम है यहाँ पर कर्व, जैसे कि आप यहाँ पर इसका नाम देख सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें इतने शेप्स ऐसा काइंड ऑफ देखने को मिल जाते हैं और एक एक करके हम इन सबको अभी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लीनियर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये क्लोज फिगर है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ दिख पा रही है ये चीज़ हमारे सिलेक्शन में है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये फंडा आपको बताया था। ठीक, और फिर यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस F प्रेस करता हूँ। यहाँ पर हम लोग ब्लू वाले डॉट्स को ऐसा आगे पीछे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा मास्क है यहाँ पर ऐसे उसकी मास्क की शेप ऐसा यहाँ पे चेंज होगी। और यहाँ पर अगर आप पिंक वाले डॉट को ऐसे कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ ग्रेडियंट वाला इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसको मैं आपको अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ, घबराइए नहीं, मैं बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता था। ब्लू वाले से क्या है कि मास्क की शेप चेंज होगी, और पिंक वाले से क्या है कि ये थोड़ा सा ग्रेडियंट वाला इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं इसका आपको एक पहले एक्चुअल अच्छे से यूज करके दिखाता हूँ। मास्टर रीसेट करते हैं और हम लोग यहाँ पर इस वाले क्लिप में आ जाते हैं, जैसे कि इस कलर कोड में आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको मास्क का यूज लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले लीनियर मास्क को लेता हूँ, यानी कि रेक्टेंगुलर मास्क जो हमारा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसे बड़ा कर लेंगे और अब हम लोग यहाँ पर अपने मास्क के साइज को बड़ा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको माउस का यूज कर नहीं, यहाँ पर मैं आपको इन टूल्स का यूज करके इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर साइज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, तो यहाँ पर ऐसे पूरे मास्क की साइज बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं एस्पेक्ट की वैल्यू को कम ज़्यादा करूंगा। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर एस्पेक्ट की। तो यहाँ पर एस्पेक्ट की वैल्यू को जब हम ऐसा इंक्रीज करेंगे 50 के ऊपर, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वे में ऐसा एक्सपेंड होगा। और अगर मैं इसको 50 से नीचे ले जाके ऐसे एक्सपेंड करूंगा तो ये काइंड ऑफ वर्टिकल वे में इंक्रीज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
तो एस्पेक्ट से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल वे में हमारा मास एक्सपैंड होता है। साइज से क्या कि ओवरऑल मास का साइज यहाँ पर ऐसा बड़ा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पैन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ 50 के ऊपर तो हमारा मास यहाँ पर राइट साइड की तरफ जाएगा। अगर मैं इसको 50 के नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो हमारा मास लेफ्ट साइड की तरफ हो जाएगा। ओके, तो पैन का यूज करके हमारा मास ऐसा हॉरिजॉन्टल वे में मूव होता है, और टिल्ट का यूज करेंगे तो ये काइंड ऑफ वर्टिकल वे में ऐसा मूव होगा। 50 के नीचे ले जाएंगे तो ये नीचे जाएगा, और 50 के ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और फिर रोटेट के ऑप्शन से तो आप सभी को पता है कि ये मास्क हमारा ऐसा रोटेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी से क्या होता है कि अंदर यहाँ पर हम लोग जो भी चीजों को देख रहे हैं उस विजिबल चीजों की ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले हाइलाइट्स को बंद कर देता हूँ, तो मैं आपको ओपेसिटी पे वर्क करके दिखाता हूँ। तो पहले जैसे कि इस एरिया पे जाता है तो ये थोड़ा सा डार्क एरिया है, तो मैं पैन का यूज करके इधर आ जाता हूँ। टिल्ट का यूज करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है। अब इतने एरिया पे कुछ वर्क करके दिखाता हूँ मैं। ओपेसिटी की वैल्यू को एकदम यहाँ पे 0 करेंगे, तो यहाँ पर अब हम लोग ओपेसिटी की वैल्यू पे वर्क करेंगे तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो पहले मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ तो चेंज देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हाईलाइट्स को हम लोग ने यहाँ पे नहीं कर रखा है। मैंने ये गलती वैसे जानबूझ के की थी ताकि आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रहे। तो अब मैं यहाँ पर ओपेसिटी की वैल्यू को ऐसा कम करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कलर है या फिर जो भी चीज यहाँ पे दिख रही है उसकी ओपेसिटी यहाँ पर कम हो रही है मास्क के अंदर वाली चीज की। तो ओपेसिटी की वैल्यू का यूज करके जो भी चीज हमारे मास्क के अंदर है हम लोग उसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इसे बीच में ले आते हैं फिर से। हाँ, एक मिनट, कुछ इधर। ओके, और यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज को रीसेट कर दिया और फिर से यहाँ पर एक बार लीनियर को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर सॉफ्टनेस की बात करते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था, यहाँ पर हम लोग ब्लू वाले डॉट्स को ऐसा मूव करेंगे तो यहाँ पर ये जो मास्क की शेप है वो इससे चेंज होगी। ओके, और यहाँ पर अगर हम लोग पिंक वाले डॉट्स को ऐसा मूव करेंगे तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा ग्रेडियंट वाला इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये ग्रेडियंट वाली चीज यहाँ पर इन सॉफ्टनेस की वैल्यू से कम ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, ये जो यहाँ पर एक क्लोज फिगर है, यानी कि जो भी हमारा पॉलीगॉन वगैरह है ये 4 साइडेड फिगर है, ठीक। 4 साइडेड फिगर है तो यहाँ पर हमें 4 साइड देखने को मिल रहे हैं। तो 4 साइड पे यहाँ पर 4 पिंक वाले डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों साइड्स पे ऐसा ग्रेडियंट वाला वर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉफ्टनेस 1 2 3 4 की वैल्यू को कम ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर वही मतलब अलग अलग साइड की वही ग्रेडियंट वाली वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। सॉफ्ट 1 की वैल्यू यहाँ पर किसको कंट्रोल करती है, वो इस वाली साइड को कंट्रोल करती है। तो मैं इसे यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ का ग्रेडियंट वाला इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ग्रेडियंट वाला इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सॉफ्ट 1 की वैल्यू पे वर्क करेंगे तो ये वाले साइड पे वर्क होता हुआ देखने को, और 2 की वैल्यू पे वर्क करेंगे तो इस वाले साइड पे वर्क होता हुआ देखने को मिलेगा, और 3 की वैल्यू पे वर्क करेंगे तो इस वाले साइड पे कुछ होता हुआ देखने को मिलेगा, और 4 पे वर्क करेंगे तो इंटर के साइड पे कुछ वर्क होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर हम लोग को ये ग्रेडियंट कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो पिंक वाले डॉट है ये हमारे ग्रेडियंट कंट्रोल है यहाँ पर, और ब्लू वाले डॉट हमारे ये मास्क के शेप को कंट्रोल ऐसा करते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल पे रीसेट कर देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और सॉफ्टनेस वाले सेटिंग्स के बारे में बता दिया। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, लीनियर और पॉलीगॉन के बीच में डिफरेंस। मैंने आपको ये बोला था लीनियर में क्या रहता है कि यहाँ पर हमें ग्रेडियंट पे ऐसा वर्क कर सकते हैं, ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और पॉलीगॉन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें वो ग्रेडियंट वाले पिंक पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते, बस ये यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, और बाकी देखा जाए तो ज़्यादा फीचर्स हमें यहाँ पर लीनियर में ही देखने को मिल जाते हैं। और हम लोग पॉलीगॉन की यहाँ पर बात कर ही लेते हैं, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन की बात की तो इसे भी हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि मैंने बोला कि पॉलीगॉन में थोड़े से कम ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं लीनियर के कंपैरिजन में, लेकिन ये ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि हम लोग इनसाइड या फिर आउटसाइड वाले वे में ग्रेडियंट मार सकते हैं। जैसे कि इनसाइड की वैल्यू में अगर यहाँ पे इंक्रीज करूंगा तो ये अंदर की तरफ ऐसा ग्रेडियंट लग जाएगा, तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ पर हमें ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है। ओके, जैसे कि मैं इस वाले एरिया पे आ जाता हूँ और मैं इसे फिर से एक बार अप्लाई करता हूँ तो मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखने यहाँ पर अंदर वाले एरिया पे हमें ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है, ठीक। अगर बाहर वाले एरिया पे हमें ग्रेडियंट को ऐसा देखना है तो मैं यहाँ पर आउटसाइड की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा, तो इस पॉलीगॉन के चारों बाहर के एरिया में हमें यहाँ पर ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ वर्सेटाइल यहाँ पर लीनियर वाला है, लेकिन आपको जब चारों साइड की तरफ ऐसा ग्रेडियंट मारना है तो आप पॉलीगॉन पे भी आ सकते हैं। बस ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों में कि पॉलीगॉन में क्या कि हम लोग आउटसाइड या फिर इनसाइड के बेसिस पे ग्रेडियंट मार सकते हैं, और लीनियर में क्या कि हम लोग चारों साइड में से जिस भी साइड में स्पेसिफिक मारना चाहें उस साइड में ग्रेडियंट मार सकते हैं। ओके, और मैं से यहाँ पर मास्क रीसेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर हमें सर्कुलर मास्क देखने को यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस ब्लू वाले डॉट को ऐसा मतलब पकड़ के खींचेंगे
तो यहाँ पर ओवरऑल मास्क की ऐसी साइज यहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक, पिंक वाला मैंने आपको ग्रेडियंट वाली चीज तो बताई दी थी। और हम लोग यहाँ पर इस सर्कुलर मास्क का यूज विग्नेट को ऐड करने के लिए करते हैं। विग्नेट होता है क्या है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो कलर ग्रेडिंग में क्या रहता है कि जहाँ पर हम लोग को ऐसा अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट डालना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग विग्नेट का यूज करते हैं। विग्नेट में क्या रहता है कि मान लीजिए पूरी एरिया काइंड ऑफ वाइट है, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग अपने बीच वाले पोर्शन में ज्यादा मतलब काइंड ऑफ ब्राइटनेस को ऐसा दिखा देते हैं, या फिर बीच वाले पोर्शन को छोड़ के बैकग्राउंड में ये जो इतना इतना ही पोर्शन बचा है इसको डार्क कर देते हैं, ताकि बीच वाले पोर्शन पे ऐसा ज्यादा मतलब हाईलाइट पड़ पाए। तो विग्नेट में बस यही काम करते हैं। बाय द वे, मैं जब स्टार्टिंग में इस चीज को पढ़ता था तो मैं इसको विग्नेट ही वैसा पढ़ता था, खैर इसे प्रोनाउंसिएट विग्नेट करते हैं। ओके, और इसे हम लोग यहाँ पर कैसे क्या ऐड करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो विग्नेट को ऐड करने के लिए हम लोग बस इस सर्कल को ऐसा काइंड ऑफ मतलब स्ट्रेच आउट कर देते हैं, इस ब्लू वाले डॉट को ऐसा पकड़ के। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर विग्नेट को डाल दिया, यहाँ पर ग्रेडियंट को इंक्रीज कर देते हैं कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक ग्रेडियंट वाले डॉट को ऐसा इंक्रीज करेंगे तो पूरा चारों तरफ, तो मतलब पूरे ओवरऑल साइड की ग्रेडियंट यहाँ पर ऐसा इंक्रीज होती है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर मैंने आपको ऐसे विग्नेट डाल के दिखा दिया, वही मतलब बीच वाले सब्जेक्ट पे ऐसा हाईलाइट मैंने कर दिया चीज़ों को, बस इसी को कहते हैं विग्नेट डालना। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 मास्क को यहाँ पर कवर अप कर दिया, और फिर अब कर्व को कवर अप करते हैं जो कि पेन टूल है। तो मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। पेन टूल का यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना एक कस्टम मास्क बनाते हैं, कुछ भी जैसा मुझे यहाँ पर अपना मास्क क्रिएट करना हो, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक मार देता हूँ, और फिर मैं जब यहाँ आऊँगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमें मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे में कुछ भी मास्क बना सकता हूँ जैसा भी मैं चाहूँ। ओके, और फिर यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर पेन टूल का यूज यानी कि कर्व का यूज करता हूँ, तब मैं यहाँ पर Shift+F को प्रेस करके मतलब ध्यान से ऐसा वर्क करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये पेन टूल का यूज करके भी दिखाया था, आप याद कीजिए। मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया को ऐसा आइसोलेट किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने यहाँ पर एक सर्टेन पार्ट को आइसोलेट कर दिया था बैकग्राउंड से, क्लोज फिगर बना के पेन टूल का यूज करते हुए। फिर से बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान देना है, विंडो पे जिस भी टूल का यूज करना है उस पर एक बार ऐसा क्लिक मार देना है, और ध्यान देना है कि यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का स्क्वायर उस पर मतलब ऐसा दिखाई दे। इससे ये समझ में आता है कि मतलब वो चीज़ अभी सिलेक्टेड हो रखी है, और फिर जो भी आपको उसका फिर यूज़ करना है आप उसका यूज इसे करते रहिए। और पेन टूल का आपको जब भी यूज़ करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पर एक क्लोज फिगर यहाँ पर पूरा बना पाए, क्योंकि क्लोज फिगर बनाने के ही बाद ये पेन टूल आपका यूजफुल हो पाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आधा अधूरा सा ऐसा फिगर बना दिए, हमेशा क्लोज फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। और बाकी बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पेन टूल का यूज करके कस्टम मास्क को ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रेडियंट पे, और फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रेडियंट पे, और फिर पेन टूल के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये वही ग्रेडियंट है जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा था। जब ये मैं आपको नहीं बताता ये पिंक वाला डॉट ग्रेडियंट वाला काम करेगा, तो ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेडियंट पे ही अगर आपको वर्क करना है तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज लेंगे, ऐसा मतलब वर्क करते हैं। इसका यूज मैं बताऊँ आपको कैसे हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले कुछ एक ड्रोन वाली फुटेज पे वर्क कर रहा था, तो ऊपर क्लाउड्स वाले एरिया पे इतना फॉग हो गया था कि वहाँ पर बहुत वाइट चीजें दिखने लग रही थी। तो उस वाइट वाले चीज को ऐसा हटाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसा ग्रेडियंट लगाया, और फिर उस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर हल्का सा ऐसे डार्क कर दिया था, और फिर ऐसे यहाँ पर वो व्हाइट वाला पार्ट डार्क हो गया था। तो बस ग्रेडियंट का यूज करके हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज का हल्का सा इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करते हैं, बस यही काम होता है ग्रेडियंट का। और हाँ, एक और चीज, विंडो में कभी भी आपको किसी ऐसा मास्क को इनेबल या फिर डिसेबल करना हो तो बस आप उस पर एक बार ऐसा क्लिक मारेंगे तो वो चीज़ ऐसा इनेबल हो जाएगी, और उसे डिसेबल करना हो तो बस एक बार आप फिर से क्लिक मार दीजिएगा, वो चीज़ ऐसा डिसेबल हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ऊपर ही जो सेम मास्क फिर से यहाँ पर दिए गए, जब यहाँ पर आप सेम मास्क को 2 बार ऐसा एडअप करते हैं उस काम को करने के लिए, जैसे कि मैं आपको उसका यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इधर इस वीडियो पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे यहाँ पर 2 सर्कल को एडअप करना है, एक सर्कल को मैंने यहाँ पर एडअप कर लिया। हाँ, अब दूसरा सर्कल मैं कहाँ से एडअप करूँ, यहाँ पर मैं बार बार क्लिक मारूंगा तो ये इनेबल डिसेबल हो रहा है। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा सर्कल को एडअप करने के लिए आप यहाँ से ऐसा मल्टीपल टूल्स को ऐसा यहाँ से आप एडअप कर सकते हैं। जितनी बार आप उस पर ऐसा क्लिक मारेंगे उतने यहाँ पर मतलब सर्कुलर मास्क यहाँ पर आ जाएंगे, और वो यहाँ पर ऐसा मतलब नीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और आप यहाँ से उनको ऐसा इनेबल डिसेबल ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही चीज़ वर्क करती है। और मान लीजिए यहाँ पर मैं इस सर्कल को यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे इसे प्रेस करूंगा तो ये ऐसे हट जाएगा। मास्क को यहाँ पर ऐसा अडॉप्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ।
तो कभी भी विग्नेट को एडअप करना रहता है, वो कैसे क्या एडअप करना है पहले मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पर विग्नेट को एडअप करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्कुलर मास्क को ले आता हूँ, ऐसे बीच में रख देते हैं। तो इसकी साइज को पहले बड़ा कर देते हैं कुछ इतना, और इसे हॉरिजॉन्टल वे में थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं कुछ, और कुछ ऐसे, और थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। ओके, और यहाँ पर मैंने अपने इस मास्क को पिगमेंट वाले वे में इसको ऐसा लगा दिया। और अब मान लीजिए मुझे इस पार्ट को ऐसा हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करके मतलब ऐसा कुछ भी हाईलाइट कर सकता हूँ। नहीं तो मैं इसके बैकग्राउंड को डार्क करके इसको मतलब ऐसा काइंड ऑफ हाईलाइट कर सकता हूँ। वो कैसे क्या करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग पहले हाईलाइट से बाहर निकलते हैं, अपने मास्क को यहाँ पर हम लोग इन्वर्ट करेंगे। पहले इन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस ऑप्शन पर ऐसा क्लिक मारेंगे तो मास्क हमारा ऐसा इन्वर्ट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर चीज़ों को ब्राइट या फिर डार्क करूँगा तो वही देख रहे इन्वर्ट हो गया हमारा सिलेक्शन। ओके, और ग्रेडियंट को मैं बहुत कम कर दूंगा यहाँ पर कुछ इतना। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग ने अपने मास्क को इन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं इसे अभी डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर वही विग्नेट वाला काम फिर से वही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस बार बैकग्राउंड को डार्क कर दिया है सब्जेक्ट को ब्राइट करने की जगह, ठीक। और ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी यहाँ पर। मैंने बस एक रफ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया कि विग्नेट को हम लोग कैसे क्या यहाँ पे यूज लेते हैं। और इतना भी यहाँ पर डार्क नहीं कर देना, कुछ इतना डार्क करते हैं, कुछ इतना यहाँ पे डार्क करते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा डार्क करेंगे तो पता ही चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर जानबूझ के विग्नेट वाली चीज़ की है यहाँ पर। और यहाँ पर और विंडो को ऐसा क्लिक मार के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, या फिर इसे हल्का सा स्ट्रेच आउट कर ही देते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर विग्नेट को एडअप करते हैं। और यहाँ पर हम लोग मास्क का यूज करके एक और काम करते हैं जो कि सब्ट्रैक्टिव काम होता है। मैं उससे भी आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर चीज़ों को मास्क रीसेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर मास्क का एडअप किया, ठीक। इसको नहीं, मैं इसको पहले रीसेट कर देता हूँ, इसकी साइज और रैंक की वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर मास्क को एडअप किया, ठीक। यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा वर्क किया, मैं इसे कुछ जैसे रेड की तरफ ले जाते हैं, ठीक, अंदर की तरफ इसको ऐसा इन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इतने वाले पार्ट को हटाना चाह रहा हूँ सर्कुलर पे, तो मैं यहाँ पर एक और सर्कल को एडअप कर सकता हूँ, या फिर किस यहाँ पर जैसे मैंने एडअप कर लिया, ठीक। यहाँ पर मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे ऐसा क्लिक मारूंगा तो ये मास्क यहाँ पर काइंड ऑफ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर इस वाले मास्क की चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्टिव वे में भी ऐसे मास्क का यूज सब करते हैं, ठीक। तो ऐसे भी यहाँ पर हम लोग चीज़ों का यूज लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये वाले मास्क के अंदर क्या किया था कि मैंने इस वाले बटन को ऐसा क्लिक किया तो इस बार ये अंदर की चीज़ों को भी ऐसा मतलब एक्सक्लूड कर दे रहा था सिलेक्शन से। तो यहाँ पर मैंने आपको मास्क का सब्ट्रैक्टिव नेचर भी दिखा दिया। बाकी ऐसे हम लोग यहाँ पर पावर विंडो का यूज लेते हैं। और मैं आपको एक बार अब ट्रैकिंग के पर्पज से पावर विंडो को यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्रैकिंग एग्जांपल देने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं कि हम लोग पावर विंडो में पेन टूल का यूज करके यहाँ पर ये जो फरारी का यहाँ पे लोगो है, हम लोग इसका एक यहाँ पर मास्क बना लेते हैं। तो मैं इसका एक मास्क बना लेता हूँ, फिर इससे हम लोग यहाँ पर आगे ट्रैक कर देंगे। तो मैं इसका एक मास्क बना लेता हूँ फटाक से, और अब हम लोग इसे यहाँ पर ऐसा ट्रैक कर देंगे थोड़ा सा नीचे। ओके, तो हम लोग इसे यहाँ पर ऐसा ट्रैक कर देंगे आगे जाके। तो मैं यहाँ पर ट्रैकर विंडो पे आ चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बस यहाँ पर हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ट्रैक फॉरवर्ड पे ऐसा क्लिक करके आगे के फ्रेम्स को फॉरवर्ड करते हैं, और ट्रैक बैकवर्ड पे ऐसा क्लिक करके पीछे के फ्रेम्स को ऐसा ट्रैक करते हैं। और फिर इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग एक फ्रेम आगे हम लोग फॉरवर्ड वाली दिशा में ट्रैक करते हैं, और इस वाले ऑप्शन का यूज करके हम लोग एक फ्रेम पीछे की तरफ ऐसा ट्रैक करते हैं, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में। और पॉज वाले ऑप्शन से ट्रैकिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अभी के समय में यहाँ पे ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स का ऑप्शन आ गया, तो एक क्लिक मारने से ही यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड ट्रैकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर अभी क्लाउड ट्रैकर में ऐसे ट्रैकिंग कर रहा था। तो जब मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग की तो मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे। ओके, तो ये स्टार्टिंग तक ठीक जा रहा था, लेकिन ये फिर आगे ऐसे मतलब ऊपर होने लगा, ठीक। तो यहीं पे मैं एक्सेप्शन वाला केस देखने को मिल गया। कोई बात नहीं, इसे हम लोग फिक्स कर देंगे। तो बेसिकली क्लाउड ट्रैकर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रैकिंग करके हमें देता है, और यहाँ पर तो हमें ट्रैकिंग सही देखने को नहीं मिली, तो हम लोग इसे भी आगे फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं जैसे इंटरेक्टिव मोड में ऐसे पर क्लिक मारता हूँ तो क्लाउड ट्रैकर बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर रैंडमली अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऐसा ले लेता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्रॉसहेयर जैसी चीज देख पा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से लिया गया रेफरेंस पॉइंट है ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर जब ज्यादा रेफरेंस पॉइंट हो जाते हैं हमारे जीपीयू पे लोड भी पड़ जाता है और ट्रैकिंग थोड़ी सी धीरे भी हो जाती है, तो ये वाली भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो
जैसे अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे फालतू के लिए गए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, एक बार इस पर ऐसे क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और फिर यहाँ पर मैं ऐसे एक पॉइंट का सिलेक्शन बना लेता हूँ और फिर मैं चाहूँ तो मैं इस पॉइंट को ऐसे यहाँ से हटा भी सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट फीचर पे आएंगे, तो हम लोग एक यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन बना के एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हटा सकते हैं। जैसे कि मुझे इस पॉइंट को हटाना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट वाले फीचर का यूज़ करके यहाँ पर एक ऐसा कुछ सिलेक्शन जैसा कुछ बनाऊंगा और फिर यहाँ पर इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक मारूंगा तो वो पॉइंट ऐसा हट जाएगा। और फिर मुझे और पॉइंट्स को ऐसे हटाना है तो मैं यहाँ से ऐसे हटा सकता हूँ सिलेक्शन बना के। शायद अभी मुझे इन्हें हटाना नहीं है फिलहाल, मेरे हिसाब से मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट या फिर ऐड करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे दे सकता हूँ। बस ऐसे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि इस एक्सेप्शन वाले केस से हम लोग कैसे क्या डील करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेम वाले एरिया पे ऐसे आ जाएंगे और हमें फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये ट्रैकिंग सही जा रही है, ठीक यहाँ से चीज़ें बिगड़ रही है, तो हम लोग यहाँ पर फ्रेम पे ऐसे आ चुका है। और जब यहाँ पे चीज़ें सब बिगड़ रही है यहाँ पर, ओके, तो हम लोग यहाँ पर मैनुअली ऐसे चीज़ों को सही से ऐसा प्लेस अप कर देंगे और नीचे से और नीचे भी चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड करेंगे, फिर यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा देखने में लग रहा था कि चीज़ें बिगड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ठीक हो चुकी है। तो बस कभी कदार ऐसे कुछ गड़बड़ ट्रैकिंग हो जाती है तो हम लोग फ्रेम वाले ऑप्शन पे आकर मैनुअली जो हमारा मास्क रहता है उसको हम लोग एडजस्ट करके ऐसे मैनुअली ट्रैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर वो जो मास्क में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो भी अपने यहाँ पे मास्क बना लिया उसके बाद हम लोग कुछ भी यहाँ पर अपनी चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं जैसे कि चाहूँ तो इसे येलो भी कर सकता हूँ, तो कर ही देते हैं। फरारी का लोगो है तो इसे येलो ही कर देते हैं। ओके, तो इसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर जूम को फिट कर देते हैं और इसे ऑफ कर देते हैं, तो ये ठीक ठाक भी लगेगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर अपने सिलेक्शन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे 2 मास्क होते हैं, यानी कि एक और ऐसे ही शेप होता है, मुझे उसकी भी ट्रैकिंग ऐसे ही करनी रहती है, वहाँ पर भी ऐसे ही मूवमेंट होता है। तो मैं वहाँ पर ऐसा फिर से ट्रैकिंग करने की जगह वहाँ पे क्या कर सकता था कि मैं वहाँ पर कॉपी ट्रैक डेटा पे ऐसा क्लिक मारता और फिर उसके बाद दूसरे वाले ऑब्जेक्ट या फिर शेप को ऐसे सिलेक्ट करके वहाँ पर पेस्ट ट्रैक डेटा कर लेता, तो मुझे वहाँ पर ऐसे बार बार ट्रैकिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बस हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग का काम करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें एक नया इंटेली ट्रैकर देखने को मिलता है, ये 19th वाले अपडेट में हमें देखने को मिला था। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने इसका स्टेबलाइजेशन के लिए यूज किया था, तो मेरे पास कोई ऐसा मतलब हिलने डुलने वाली तो ऐसी कोई क्लिप है नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ मैं किसी क्लिप को ऐसा हिलने डुलने वाला बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसी क्लिप को उठा लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं थोड़े से पार्ट को ना ऐसे यहाँ पे लॉक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कुछ आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि। और यहाँ पर मैं एडिशनली कैमरा से कहीं पे डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा मतलब कुछ हिलने डुलने वाली तो फुटेज है नहीं फिलहाल। तो मैं यहाँ पर इतने से पार्ट पे ऐसा कुछ मतलब इफेक्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इतने पार्ट को हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कैमरा से एक को एडिशनली एडअप कर देते हैं फिलहाल। ओके, कैमरा से एक को यहाँ पे एडअप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ हिलने डुलने वाली वीडियो ना, तो ऐसे वीडियो को हम लोग यहाँ पर टेली ट्रैकर का यूज करके फिक्स कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो टेली ट्रैकर है इसका मैं मोस्टली स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करता हूँ। इसका मैं कैसे क्या यूज करता हूँ आपको कुछ करके मैं दिखाई देता हूँ। मैं इसका यूज फ्यूजन पेज पे वैसे करता हूँ, तो मैं इसे अभी हटा के यहाँ पे अभी आपको दिखाई देता हूँ किसी दूसरी क्लिप पे। तो चलिए यहाँ पर मैं फ्यूजन पेज पे ऐसे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्क करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले ट्रैकर को इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐड, और इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्टर पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसा पिकअप कर लेंगे जो यहाँ पर बहुत ऐसा मूव ना हो रखा हो। तो यहाँ पर मैं पेड़ को ऐसा पिकअप कर लेता हूँ कहीं यहाँ पर। ओके ओके, और फिर इसके बाद अब बस यहाँ पर ट्रैकिंग अपनी कर लीजिए। ट्रैक फॉरवर्डिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, रेंडर कंप्लीट, ट्रैक बैकवर्ड भी कर लेते हैं। और फिर अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को प्ले करता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने जो एडिशनल कैमरा सिंक डाला था जिसकी वजह से वीडियो यहाँ पर ऐसा हिलने लगी थी, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई। तो बस ऐसे काम के लिए मैं यहाँ पर इंटेली ट्रैकर का यूज़ करता हूँ, मतलब वीडियो को स्टेबलाइज करने के लिए। ओके, मैंने इसका अभी तक कलर पेज पे यूज़ नहीं किया, मैंने इसका बस स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ किया ही था, और फिर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इसका कैसे यूज़ ले सकते हैं। तो बस ट्रैकर विंडो में बस हम लोग ऐसे काम करते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग मैजिक मास्क के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर इस क्लिप पे यहाँ पर मैजिक मास्क का यूज़ लेने वाले। यहाँ पर हम लोग इन भाई साहब को और उनकी टोपी को मास्क में ऐड करने वाले। ओके, और यहाँ पर हम लोग मैजिक मास्क का यूज़ लेंगे, और आप भी खुद देखिएगा कि मतलब यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पर मास्किंग वाला काम हो जाता है, बस बहुत आसानी से। आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम को क्या करना रहता है, यहाँ पर पिकर ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन हमें दिया रहता है। यहाँ पर पिकर ऐड पे ऐसे क्लिक करता हूँ, और जो भी चीज़ हमें ऐसा अपने मास्क में चाहिए उस पर एक बार हमें बस ऐसा लाइन खींच देनी है या फिर ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है या फिर ड्रॉ कर दी है, और कुछ ऐसे यहाँ पर चीज़ें हमारे मास्क में आ जाती। मास्क में आने वाली चीज़ यहाँ पर काइंड ऑफ रेड कलर में ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैंने अपने मास्टर शॉट को नहीं लिया है, तो पहले मैं यहाँ पर अपने मास्टर शॉट को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ, तो जहाँ पर सारी डिटेल्स सारी मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पे कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि इन पे हम लोग दूसरे हाथ को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपने मास्क को क्रिएट कर लेंगे। तो यहीं पे हम लोग मास्क को क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे आप कोशिश हमेशा ये कीजिएगा कि आप एक बार ड्रॉप जब भी करेंगे उसमें आप मैक्सिमम डिटेल्स पे ऐसा मतलब जाके उनको कवर अप कर पाए। जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा इसको बाहर से निकाल दिया, तो फिर से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा मास्क बन चुका है। यहाँ पर मुझे इनको सिलेक्शन में लेना था, तो ये मेरे सिलेक्शन में आ चुके हैं। और यहाँ पर बस ऐसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन चीज़ों को लेते हैं, और इनकेस मान लीजिए कभी कदार मैं जानबूझ के कुछ गलती करके ही दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिलेक्शन बनाता हूँ, अजीब सा मैं सिलेक्शन बना के जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे कभी कदार अनवांटेड चीज़ें ऐसे आ जाती, तो वही बस पिकर सब्ट्रैक्ट का यूज़ करके आप इनको मतलब ऐसा हटा सकते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें हट जाएंगी। ओके, तो ऐसे हम लोग पिकर सब्ट्रैक्ट का यूज़ करके अनवांटेड चीज़ों को हटा देते हैं, और यहाँ पर ये फ़ायदा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग जो भी ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं उस चीज़ को हम लोग ऐसा पकड़ के आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पर मैं ऐसे अभी अच्छे से भी मास्क बना लेता हूँ एक बार ड्रॉ करते हुए, क्योंकि आप जितनी बार यहाँ पे ड्रॉ करके चीज़ों को लाएंगे उतनी बार यहाँ पर स्ट्रोक्स के नंबर बढ़ जाएंगे और उतना आपके हार्डवेयर पे लोड पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार में ड्रॉ करके जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और यहाँ पर मैं इसे ट्रैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी वही जितनी भी चीज़ें हमें ट्रैकर विंडो में देखने को मिलती थी वही सारी चीज़ें देखने को मिलती। और रही बात यहाँ पे ये दो स्पेशल ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। इससे क्या है कि अगर मैं इस पर ऐसा क्लिक करूँगा तो हम लोग अपने ट्रैक किए गए फर्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे, और इससे हम लोग अपने लास्ट फ्रेम पे चले जाएंगे। और मैंने यहाँ पर कुछ इस समय पे ऐसा सिलेक्शन बनाने वाली चीज़ अभी ऐसा की है। हाँ, और मान लीजिए कल के दिन मैं ऐसा भटक चाहता हूँ कि मैंने यार कहाँ पे मास्किंग की थी मुझे दिख नहीं रही, उस एरिया पे ऐसा लोकेट करने के लिए मैं यहाँ पर इस बटन पे ऐसा क्लिक करूँगा, तो ऐसे मैं यहाँ पर अपने उस फ्रेम पे आ जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना सिलेक्शन बनाने वाला काम किया था, जिसको अगर ऐसा प्रॉपर अच्छे भाषा में बोला जाए तो हम लोग अपने रेफरेंस फ्रेम पे आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर मान लीजिए आपने गलती से कभी कदार ऐसा स्ट्रोक खींच दिया, जैसे कि मैंने पहले स्ट्रोक पे ये बनाया था और दूसरे में ये बनाया था, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और फिर अभी मैं यहाँ पर ट्रैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पे ऐसा क्लिक करता हूँ, और फिर मैं आपको उसके रिजल्ट्स को दिखा दूंगा ऐसे बाद में। और यहाँ पर क्वालिटी के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फास्टर और बेटर। फास्टर से क्या होगा कि आपके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा, बेटर में आपके सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो मैं मोस्टली यहाँ पर बेटर पे ही वर्क करता हूँ, और यहाँ पर ऐसे हमें रिफाइन रेंज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर ट्रैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है, और यहाँ पर कुछ इतना टाइम हमें लगने वाला है। और यहाँ पर ट्रैकिंग स्पीड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप ट्रैकिंग का एक रफ एग्जांपल भी ऐसा देख सकते हैं ट्रैक होते हुए। ओके, तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं इंतजार करता हूँ। ओके,
तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और फिर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने जानबूझ के मतलब इसी क्लिप का एग्जांपल लिया था मैजिक मास्क का यूज़ करते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने इनका सिलेक्शन बनाकर यहाँ पर मैंने आपको मास्किंग करके दिखाया, तो यहाँ पर मास्किंग की डिटेल्स कितनी अच्छी आ रही है आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा रुकिए, अभी नहीं, ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में आ जाता हूँ जब भी यहाँ पर ऐसा कुछ छूटते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे मास्क में आएगा कि नहीं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी चीज़ यहाँ पर अच्छे से मैजिक मास्क में काइंड ऑफ ट्रैक हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैजिक मास्क कितना जल्दी और कितना इफेक्टिव काम यहाँ पे कर देता है। और फिर उसके बाद चाहें तो आप यहाँ पर वही मैटिव फिनिश वाले कंट्रोल्स का यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मैजिक मास्क के बारे में। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे जो मैटिव फिनिश वाले कंट्रोल्स हैं, इनको मैं थोड़ा भी आगे पीछे करूँगा तो यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग डेटा लॉस्ट हो जाता है, या फिर मैं एडिट पेज या फिर कट पेज में आकर जूम या फिर पोजीशन की वैल्यू को थोड़ा सा भी ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी करूँगा तो फिर से यहाँ पर हमें ट्रैकिंग डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम मैंने बहुत बुरी तरह से फेस की थी, और मुझे ये तब पता चला था जब मैं वो न्यूज़पेपर एनिमेशन वाली वीडियो बना रहा था। तब उसमें वो जो ऐसा वॉक्स वाली एनिमेशन जब मैं बता रहा था, जहाँ पर वो पुतिन है, जब मैं उनकी मास्किंग कर रहा था तो वहाँ पर मैं ऐसा मतलब एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर ऐसी चीज पोजीशन को ऊपर नीचे कर रहा था, मास्किंग डिटेल्स गायब हो जा रही थी। तो बस ये बहुत बड़ी मैं यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा सेटिंग्स को बाद में ऊपर नीचे आगे पीछे करता हूँ यहाँ पर या फिर मैजिक मास्क वाले एरिया पे ही, तो यहाँ पर हमेशा इसकी ट्रैकिंग डिटेल्स हमेशा लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा कि मतलब जब भी हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग कर लेंगे तो कोशिश कीजिए कि कहीं पर उसके बाद आप यहाँ पर इसकी पोजीशन या फिर मैजिक मास्क वाले एरिया में आकर इसकी वैल्यू से कोई भी छेड़छाड़ ना करें। और बाकी देखा जाए तो आप यहाँ पर मैजिक मास्क में ट्रैकिंग करने के बाद आप कुछ भी ऐसे नॉइस रिडक्शन या फिर कलर चेंज करने वाला कुछ भी ऐसा वर्क करें, उसमें आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम बाद में देखने को नहीं मिलती। तो बस वही ट्रांसफॉर्म वाले एरिया में जो भी लोग छेड़छाड़ करते हैं और इस वाले एरिया में जो भी छेड़छाड़ करते हैं, तो थोड़ी सी भी छेड़छाड़ से यहाँ पर वही ट्रैकिंग डेटा लॉस हो जाती है। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई दी है। और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को मैजिक मास्क वाले एरिया में और क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं ये वही मतलब मैटिव फिनिश वाले कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। और फिर यहाँ पर हमें रिफाइन रेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और जब हम लोग यहाँ पर बेटर वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक मारेंगे तब हमें यहाँ पर रिफाइन रेंज का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐसे मैं अगर फास्टर वाले पे क्लिक मारूंगा तो हमारा ये ट्रैकिंग डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा और मतलब रिफाइन रेंज का ऑप्शन भी ऐसा डिसेबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने वही बात आपको पहले जो बताई थी कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को हल्का फुल्का भी कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ट्रैकिंग डेटा लॉस हो जाता है। वही वाली प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। खैर, रिफाइन रेंज से क्या होता है कि इसका यूज करके हम लोग अपने सिलेक्शन को रिफाइन बनाते हैं। खैर, समझ में नहीं आएगा, मतलब कि हम लोग अपने सिलेक्शन को थोड़ा सा इनहेंस करते हैं, इसकी वैल्यू को ऐसा कम ज़्यादा करके। और जैसे कि इस फुटेज के अंदर हमें यहाँ पर रिफाइन रेंज को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे मुझे यहाँ पर मास्किंग चाहिए थी मुझे वैसे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रिफाइन रेंज का यूज नहीं लेने वाला। और बाकी यहाँ पर सारे वही सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो वही हमें मैटिव फिनिश वाले कंट्रोल्स क्वालिफायर वाले एरिया में देखने को मिल जाते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें पिकर ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इनका कैसे क्या यूज लेना है मैंने तो आपको बता दिया। और ये दोनों ऑप्शन थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं इस वाले ऑप्शन पे ऐसा क्लिक करूंगा इन्वर्ट मास्क, तो यहाँ से हमारा मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने अपने सब्जेक्ट पे मास्किंग की थी तो ये सब्जेक्ट को छोड़ के ऐसे बैकग्राउंड पर मास्किंग हो जाएगी इन्वर्ट मास्क पे क्लिक करने से। और यहाँ पर टॉगल मास्क ओवरले से क्या कि जो भी चीज़ हमारे सिलेक्शन में ऐसा आ रखी रहेगी वो रेड कलर में ऐसा दिखेगी। अगर इस रेड कलर वाली चीज़ को हटाना है तो एक बार इस पर ऐसा क्लिक मारेंगे तो ऐसे यहाँ पर क्या कि जो भी चीज़ हमारे ऐसा मास्क में आ रखी रहेगी वही खाली दिखेगी, और जो चीज़ एक्सक्लूड हो रखी है वो चीज़ ऐसे नहीं दिखेगी। और मैं इसे अभी यहाँ पे ऑन ही कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर सिलेक्शन वाली चीज़ों को यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हाईलाइट्स वाले एरिया से भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं इसे ऐसा हटा देता हूँ। ओके, तो मैं यहीं से देख लेता हूँ हाईलाइट्स की जगह। तो जब मैं मैजिक मास्क का यूज़ करता हूँ तो मैं हाईलाइट्स की जगह इस ऑप्शन का यूज़ लेता हूँ मोस्टली। और इन्वर्ट मास्क वाला ऑप्शन वही आउटसाइड नोड वाला काम यहाँ पे कर देता है। आउटसाइड नोड वही जो हम लोग और ओ प्रेस करके एक नोड ऐसा बनाते थे, मैं उस वाले नोड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं ये भी देखने को मिल जाती है मैजिक मास्क में। जैसे कि मान लीजिए पहले नोड में मैंने मैजिक मास्क का यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, ठीक, तो यहाँ पर मैंने आउटसाइड नोड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने इस अल्फा डेटा को इस दूसरे नोड से सेपरेट कर दूंगा तो मैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे हमारा सिलेक्शन भी मतलब ऐसे सिलेक्टेड रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो बस एक खास चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर इस ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैटिव फिनिश वाले कंट्रोल से यहाँ से हट जाते हैं।
और यहाँ पर 3 डॉट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर ऑल स्ट्रोक्स करेंगे तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पे स्ट्रोक्स हमें देखने को मिल जाते हैं वो यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पर वही स्ट्रोक से रिलेटेड ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। और कभी कदार मान लीजिए जैसे कि मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ पर हम लोग ने ऐसा ड्रॉ करके अपना मास्क बनाया था। कभी कदार आप यहाँ पर ये जो ड्रॉ की गई चीज़ है इसको आप नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स में आकर शो स्ट्रोक्स पे ऐसा क्लिक मार के इस चीज़ को ऐसा हटा सकते हैं या फिर इनेबल भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और फिर इसके बाद मैजिक मास्क पे हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये था हमारा मैजिक मास्क ऑब्जेक्ट और ये है हमारा मैजिक मास्क पर्सन। ओके, मैजिक मास्क ऑब्जेक्ट और पर्सन में क्या डिफरेंस है? पर्सन वाले पे हम लोग मान लीजिए किसी वीडियो या फिर फुटेज के अंदर मल्टीपल लोग ऐसे खड़े हुए हैं तो हम लोग मल्टीपल लोगों का ऐसा सिलेक्शन बना सकते हैं और बहुत आसानी से सिलेक्शन बन जाता है एक्चुअली। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको किसी क्लिप पे आकर वर्क करके दिखाता हूँ तो जैसे कि इधर ही आ जाते हैं इस वाले क्लिप पे। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं मैजिक मास्क ऑब्जेक्ट वाले एरिया पे ऐसा सिलेक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मुझे इन चारों लोग का सिलेक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पर ऐसा एक लाइन खींचूंगा। ठीक, यहाँ पर इनके कपड़े का सिलेक्शन बनाना है, इनके चेहरे का सिलेक्शन नहीं बना। ठीक, इधर भी खींच देते हैं तो यहाँ पर भी वही मतलब थोड़े से पार्ट का सिलेक्शन बनाना, इधर भी थोड़े से पार्ट का बना और इधर भी थोड़े से पार्ट का बना। ठीक, जब हम लोग को पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर ऐसा सिलेक्शन बनाना रहता है तो हम लोग मैजिक मास्क ऑब्जेक्ट की जगह मैजिक मास्क पर्सन वाले एरिया पे आके वर्क करते हैं। तो मैं मैजिक मास्क पर्सन पे आ जाता हूँ। ठीक, तो पहले यहाँ पर पर्सन और फीचर्स यहाँ पर भी 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जब आपको स्पेसिफिक पूरे पर्सन के बॉडी को ऐसा मतलब अपने मास्क के अंदर लेना रहता है तो यहाँ पर हम लोग पर्सन वाले फीचर पे ऐसा क्लिक मार लेते हैं और फिर अब हम लोग यहाँ पर अपने पर्सन के ऊपर एक छोटी सी लाइन ऐसा खींचेंगे तो वो पर्सन हमारे ऐसा मास्क में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा मास्क नहीं बना है मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप बहुत जल्दी यहाँ से मतलब पर्सन हमारे ऐसा सिलेक्शन में आ गए और मैं ये कह सकता हूँ। और बाकी हम लोग यहाँ पर स्मार्ट रिफाइन के ऑप्शन से अपने सिलेक्शन को और बेटर बना सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए मैं इनका एक सिलेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे जो बच्चा है तो इसका ऐसे सिलेक्शन आसानी से बन गया। ऐसे ऐसे मतलब मैं बहुत जल्दी सिलेक्शन बना सकता हूँ जितने भी पर्सन्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं उनका। ओके, और जैसे कभी कदार क्या कि यहाँ पर चीज़ें जब बाहर आने लगती हैं तो हम लोग यहाँ पर स्मार्ट रिफाइन और यहाँ पर मैट्रिक फिनिशिंग के और कंट्रोल्स हैं इनका यूज़ करके अपने सिलेक्शन को और बेटर बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो पोस्ट फिल्टर वाला ऑप्शन है ये इन एंड आउट वाला ही काम करता है वैसे देखा जाए तो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैं यहाँ पर जूम को फिट कर देता हूँ। तो बस मैजिक मास्क पर्सन वाले ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर अपने मल्टीपल पर्सन्स का ऐसा सिलेक्शन बना सकते हैं बस एक लाइन ऐसा खींच के। और फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स वाले ऑप्शन का क्या यूज है। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पर दूसरे फुटेज पे जाता हूँ, इधर आ जाते हैं जूम को फिट। ओके, मैजिक मास्क पर्सन पे फीचर्स। ओके, तो मैजिक मास्क पर्सन के फीचर्स वाले एरिया पे हमें यहाँ पर ऐसे आर्म्स एक्सपोज स्किन लिखी हुई देखने को मिल रही है और ऐसे ही और हमें बॉडी पार्ट्स के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फीचर्स वाले एरिया पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मान लीजिए किसी पर्सन के स्पेसिफिक किसी बॉडी पार्ट को अपने सिलेक्शन में लाना है तो हम लोग उस बॉडी पार्ट को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ पर ऐसा सिलेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे थोड़ा प्रिसाइसली हमारा सिलेक्शन थोड़ा जल्दी मिल जाता है। कुछ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फेस पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, ठीक, और अब मैं इनके फेस पे ऐसा ड्रॉ करता हूँ। ठीक, तो इनका फेस का सिलेक्शन बन गया फटाक से। ओके, और मैंने यहाँ पर फेस पे ऐसा क्लिक मारा था तो इसने यहाँ पर फेस वाला एरिया ही खाली आया, बाल वाला एरिया नहीं आया। और अगर बाल वाला एरिया भी चाहिए मुझे तो यहाँ पर मैं हेयर पे ऐसे क्लिक मारता हूँ और अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे बाल वाला एरिया भी आ गया। ठीक, ऐसे ही मैं किसी भी बॉडी के एरिया को अपने ऐसा सिलेक्शन में लाना चाहूँ तो मैं उसे यहाँ से ला सकता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर ये जो टोर्सो लिखा हुआ है ये क्या है अगर आप सोच रहे होंगे तो टोर्सो हमारा ये नेक वाला रीजन होता है। और अगर आपने कहीं ऐसा कुछ सुना होगा कि सर धड़ काट के अलग कर देंगे तो यहाँ पे जो धड़ बोला जाता है ना उसी रीजन को हम लोग इंग्लिश में ऐसा टोर्सो बोलते हैं। और बाकी यहाँ पर ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अपने ऐसा सिलेक्शन में ला सकते हैं। कुछ भी जैसे कि मैं क्लोथिंग बॉटम पे ऐसा क्लिक करता हूँ तो उनकी जो पैंट्स है वो सिलेक्शन में आ जाएंगे कुछ ऐसे। ओके, तो बस कुल मिला के मैजिक मास्क पर्सन वाले एरिया पे जैसे कि पर्सन वाले एरिया पे हम लोग के सीन में ऐसे मल्टीपल पर्सन खड़े हुए हैं तो हम लोग उनको यहाँ पर ऐसा अपने सिलेक्शन में लेते हैं और यहाँ पर मैट्रिक फिनिशिंग कंट्रोल से हम लोग अपने सिलेक्शन को और रिफाइन कर सकते हैं। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर ऐसा देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको मैजिक मास्क के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में बता दिया। और जैसे कि मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है मैंने आपको पावर विंडो वाले पार्ट में एक चीज़ नहीं बताया था। वो चीज़ ये है कि जैसे कि मैं पावर विंडो पे आ जाता हूँ, जब मैं यहाँ पे पेन टूल का यूज़ कर रहा था पहले मैं किसी दूसरे क्लिप पे आ जाता हूँ, मैं थोड़ा इधर पे ऐसा आ जाता हूँ।
मैं थोड़ा इधर के यहाँ से आ जाता हूँ। चलिए मैं इधर ही आ जाता हूँ। तो जैसे हम लोग को किसी कर्व वाले एरिया का ऐसा सिलेक्शन बनाया था पेन टूल का यूज करके, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया था कि मतलब ऐसे-ऐसे मतलब पॉइंट्स ऐसे-ऐसे करके अपना सिलेक्शन बनाना, ठीक है? तो लेकिन जब किसी कर्व वाले एरिया का सिलेक्शन बहुत अच्छे से बनाना होता है, तब हम लोग कैसे क्या करेंगे, जैसे कि मैं इस मिरर वाले एरिया का सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक? पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर एक लाइन खींची और यहाँ पर जैसे ये थोड़ा-सा कर्व वाला एरिया है, यहाँ पर कैसे क्या वर्क करेंगे, तो यहाँ पर मैं अपने इस डॉट पे ऐसा क्लिक मार के कंट्रोल वाले एरिया पे ऐसा क्लिक मारूँगा, तो यहाँ पर हमें हैंडल्स ऐसा देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना एक कर्वी सिलेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर चाहें तो। और फिर मैं यहाँ पर अपना कुछ भी ऐसा सिलेक्शन आगे बना सकता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आगे का भी सिलेक्शन बना लेता हूँ और फिर से मुझे यहाँ पर कर्व वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो फिर उसके लिए बस यहाँ पर मैं ऐसा चाहूँ तो ऐसा पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे पीछे भी कर सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं ढंग से चीज़ों पे वर्क करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा कंट्रोल पे प्रेस करके यहाँ पर मुझे स्प्लाइन्स ऐसा देखने को मिल जाएंगे, तो मैं उनका यूज़ करके अपने यहाँ पर हैंडल्स को ऐसा बाहर निकाल लूँ। तो बस ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था। और बाकी यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा आउटपुट के बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको मैजिक मास्क, ट्रैकर विंडो, पावर विंडो और क्वालिफायर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट टूल्स या फिर सेटिंग्स का हम लोग यहाँ पर यूज लेते हैं, उन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और अब हम लोग यहाँ पर अल्फा आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आ चुके हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिर वाला पार्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अल्फा आउटपुट के बारे में जानने वाले हैं, जिनको नहीं पता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने देखा कि ये बहुत लोग इसका यूज़ करना भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं आज के समय में, क्वालिफायर का यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। पावर विंडो का यूज़ कर लिया, सिलेक्शन बना लिया, ट्रैकिंग भी कर ली है, ठीक है। फिर मैजिक मास्क में भी अपना काम कर रही है, ठीक। और फिर उसके बाद जब लोग यहाँ पर एडिट पेज या फिर कट पेज में आ जाते हैं, यहाँ पर भाई जो भी सिलेक्शन पे बनाया है या फिर जो भी मैंने सिलेक्शन पे वर्क किया दिख ही नहीं रहा। यार क्या लफड़ा है, मेरे को लग रहा है सॉफ्टवेयर लैग कर रहा है, ऐसे रिस्टार्ट करके आते हैं तब भी सेम प्रॉब्लम दिख रही है, जो भी सिलेक्शन पे वर्क किया वो दिख ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा है मतलब स्टार्टिंग फेज में, कि वो लोग जब भी सिलेक्शन बना लेते हैं अल्फा आउटपुट को करेक्ट करना ही भूल जाते हैं और फिर लगता है कि भाई काम क्यों नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर ना करें, तो इसलिए मैं इस चीज़ को एकदम आखिर में स्पेशली कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने इस वीडियो के आखिर वाले पार्ट में ये चीज़ सीखी समझी थी, इसका ध्यान देना। कुछ भी ऐसा जो मैं अभी फिलहाल के लिए सोच के चल रहा हूँ, तो हम लोग इस वीडियो में अल्फा आउटपुट के बारे में जानने वाले हैं। तो लेकिन अल्फा आउटपुट को जानने से पहले एक और एग्जांपल को कवर अप कर लेते हैं, जो सबसे ट्रेंडिंग एग्जांपल है, हाँ, टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस ट्रक को अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके पीछे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे। तो ये वाला काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं कट पेज में आ जाता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेंगे कुछ ऐसे। तो कभी भी टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाली चीज आपको करनी है, एक चीज का ध्यान रखना है, जहाँ जिस भी वीडियो पे आप ये चीज करने वाले हैं उसकी 2 लेयर्स ऐसे बना लीजिए, मतलब 2 कॉपी बना लीजिए। ऊपर वाले में जिस ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट लिखना है उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे मास्किंग होगी ऊपर वाले लेयर में, और एकदम नीचे वाली लेयर को एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो मैं कलर पेज में आ जाता हूँ। हम पहले यहाँ पर टाइमलाइन पे आकर देख लेंगे कि हम लोग ने यहाँ पर पहले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट कर रखी नहीं, तो यहाँ पर ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट हो रखी है, अच्छी बात है। और अब हम लोग यहाँ पर ट्रक का मास्क बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका मास्क बना लेता हूँ, ठीक है। अब हाइलाइट्स को ऑन कर लेते हैं। ओके, ट्रक का मास्क बन चुका है। ओके, ट्रक का मास्क बन चुका है और यहाँ पर ये जो एडिशनल चीज़ आ गई इसको ऐसे हटा देंगे, बहुत बढ़िया। ओके, तो ट्रक का यहाँ पे मास्क बन चुका है। मैं इसको ट्रैक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम लोग ट्रक की ऐसे यहाँ पर मास्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके पीछे टेक्स्ट को ले आएंगे। तो यहाँ पर ट्रक की मास्किंग हो गई है और अब मैं यहाँ पर वीडियो को ऐसे आगे पीछे प्ले करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रक की मास्किंग हो चुकी है और इसके पीछे अब टेक्स्ट को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कट पेज या फिर एडिट पेज में आ जाते हैं। मैं कट पेज पे ही आ जाता हूँ। यहाँ पर एक और लेयर को एडअप कर देंगे। इस ट्रक वाली लेयर यानी कि अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को एडअप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐसे ले आता हूँ और एक कट यहाँ पे लगा देंगे, कट हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रक ही लिख देते हैं, TRUC के ट्रक, TRUC के ट्रक। ओके, ट्रक यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। ट्रक लिख दिया मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की मास्किंग कर ली और नीचे वीडियो एज इट इज है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा। वही चीज अल्फा आउटपुट हमने यहाँ पे कनेक्ट की नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्फा आउटपुट को उन लोगों के लिए कवर कर देता हूँ जिनको नहीं पता कि ये क्या होती है।
तो हमारे नोट्स वाले एरिया में हमें यहाँ पे 2 डॉट देखने को मिलते हैं, ग्रीन कलर वाला डॉट, ब्लू कलर वाला। तो मुझे जितना याद है कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया होगा कि ग्रीन वाले डॉट से ऐसा कलर वाली इंफॉर्मेशन शेयर होती है और ब्लू वाले डॉट से अल्फा की या फिर सिलेक्शन वाली इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना रहता है, इस अल्फा डॉट को आउटपुट से ऐसा कनेक्ट करना रहता है, लेकिन आउटपुट तो दिख नहीं रहा। अब ग्रीन वाले में मतलब ऐसा कनेक्ट होता भी नहीं है, तो क्या करें। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक स्पेस में ऐसा राइट क्लिक करेंगे, ऐड अल्फा आउटपुट पे ऐसा क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर ऐसा अल्फा आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारी मास्क की गई चीज यहाँ पर ऐसा दिख जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इन दोनों लेयर्स को अभी हाइड कर देता हूँ, तो देखने खाली ट्रक दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मास्क की गई चीज अब दिख गई है। तो बस अल्फा आउटपुट से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे की मास्क सिलेक्शन की डिटेल्स को ऐसा ट्रांसफर या फिर कैरी करता है। ओके, और इससे हम लोग को यहाँ पर अल्फा आउटपुट से ऐसा कनेक्ट करना रहता है। इस अल्फा डॉट को ब्लैंक स्पेस पे ऐड अल्फा आउटपुट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ऐसा इस ब्लू डॉट को इस ब्लू डॉट से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारी मास्क की गई चीज आखिर में दिख जाएंगी। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाला काम हो गया और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ट्रक लिखा हुआ दिख भी रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ट्रक, थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा सा इसको इधर की तरफ ले जाएंगे। ठीक, और अब इसे यहाँ पर हम लोग प्ले करते हैं। तो ठीक है, तो टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाला काम यहाँ पे हो गया। तो ऐसे हम लोग टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाला काम करते हैं कि ऊपर वाले लेयर में जिस ऑब्जेक्ट के पीछे हमें मतलब लिखी हुई चीज को रखना है, उस ऑब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पे मास्किंग कर लेते हैं, अल्फा आउटपुट से उसको कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो मास्क की गई चीज हमें बाद में भी दिख पाए। और फिर नीचे आप नॉर्मल वीडियो को एज इट इज रख लेते हैं, बीच में यहाँ पर टेक्स्ट को रख लेते हैं और ऊपर मास्क की गई ऑब्जेक्ट वाली चीज को रख लेते हैं। ऐसे वही टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाला काम हो जाता है। और अल्फा आउटपुट से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मास्क सिलेक्शन या फिर अपने की इन्फॉर्मेशन या फिर डिटेल्स को कैरी आउट करते हैं और फिर अल्फा आउटपुट से कनेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी सिलेक्शन की चीज को कहीं भी देख सकते हैं। बस ये फंडा रहता है। तो कभी भी सिलेक्शन या फिर मास्किंग वाला काम करने के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीजों को आप अल्फा आउटपुट से कनेक्ट कर दें जहाँ रिक्वायर्ड हो वहां पर। जैसे कि रिक्वायर्ड वाली बात क्यों मैंने बोली, मैं यहाँ पर किसी दूसरे वीडियो पे आ जाता हूँ, मैं क्लिप्स पे ऐसा मैं टाइमलाइन को हटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, मैं आपको एक्सेप्शंस भी बता देता हूँ। विंडो पे आ जाते हैं, ग्रेडियंट मार देते हैं। ठीक, जब हम लोग ग्रेडियंट मारते हैं ना, तब हमें इसकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ती अल्फा आउटपुट से ऐसा कनेक्ट करने की। यहाँ पर मैं कुछ भी अजीब सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख पाए। ठीक है, यहाँ पर आपको अल्फा आउटपुट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी चीजों को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, खाली एडिशनल चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सक्लूड तो कुछ कर नहीं रहे। जब एक्सक्लूड करना रहता है बैकग्राउंड की चीज को, तब हम लोग अल्फा आउटपुट से चीजों को कनेक्ट करते हैं। नहीं तो ऐसे छोड़ दो, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जैसे कि आपने ग्रेडेड में देख लिया। ठीक, तो बस जब चीजों को एक्सक्लूड करना रहता है और इंक्लूड की गई चीज यानी कि अपने मास्क को दिखाना रहता है, तब अल्फा आउटपुट को जरूर से कनेक्ट कर दीजिए। जब चीजों को हम लोग जबरदस्ती एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेडियंट में, और खाली चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब वहां पर हमें अल्फा आउटपुट से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जोड़ देंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जोड़ने से बस क्या होगा कि खाली आपको ये चीज खाली दिखेगी, देख रहे खाली ये चीज दिख रही है। ठीक, तो ग्रेडियंट में बस अल्फा आउटपुट को कनेक्ट नहीं करना, इसका आपको ध्यान देना। तो अल्फा आउटपुट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मास्क सिलेक्शन की डिटेल्स को यहाँ पर ऐसा कैरी या फिर ट्रांसफर करता है। तो जहाँ पर हम लोग को अपने मास्क की गई चीज को खाली दिखाना रहता है और बैकग्राउंड को एक्सक्लूड कराना रहता है, वहां पर हम लोग अल्फा आउटपुट को ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। और ये ग्रेडियंट में ऐसा एक्सेप्शन रहता है कि यहाँ पर हम लोग अल्फा आउटपुट को कनेक्ट नहीं करते। और बाकी चलिए, यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी मैंने वो बता दी है। हम लोग ने इस वीडियो के अंदर मास्किंग और ट्रैकिंग को कवर अप कर लिया कलर वॉरपेपर के साथ। और बाकी कोई भी आपको अभी भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरीज कुछ भी ऐसा रह जाती है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। मैं आपके वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग मास्किंग और ट्रैकिंग करते हैं डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर। और मास्किंग वाले पार्ट में हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग क्वालिफायर का यूज लेते हैं, कैसे हम लोग पावर विंडो का यूज लेते हैं ट्रैकर विंडो के संग, और कैसे हम लोग मैजिक मास्क का यूज लेते हैं। हमने इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर किया। और अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी, डाउट्स यहाँ पर रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को वहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई वहाँ पर दे दूंगा। और बाकी अगली वीडियो हमारी यहाँ पर कलर मैनेजमेंट पे होने वाली है, तो वहाँ पर मैं कलर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है
मैं उन सबको वहाँ पर कवर करूंगा। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।